सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं लोग जो पॉलिटिकल साइंस, जो हमारा इंडियन पॉलिटिक्स का जो बुक है उसका चैप्टर 5 जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग। इससे पहले 4 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं लोग। जो 5th चैप्टर है इसका क्या नाम है, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। अब देखो ये कैसे यहाँ से शुरू हो रहा है। इन दिस चैप्टर द 2 chapter we read about the emergence of the Congress system. This system was first challenged during the 1960s as the political composition became more intense and the Congress found it difficult to retain its dominance. देखो पहला इससे पहले का जो हम लोग 2 चैप्टर पढ़े थे लोग, यानी चैप्टर 3rd और 4th, वो क्या कांग्रेस का, उसमें क्या हम लोग बेसिकली पढ़े थे लोग, वो पूरा डोमिनेट उस टाइम पीरियड को क्या किया है, डोमिनेट किया है। अब आगे चल के 60s के बाद में कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा होगा कि जो उसका डोमिनेशन रहता है उस समय इंडियन पॉलिटिक्स पे वो क्या हो जाएगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा। It faced challenges from the opposition that was more powerful and less divided than before. The Congress also faced challenges from within as party could no longer accommodate all kind of differences. In this chapter we pick the story from where we left in chapter 2 and in order to। अब देखो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग कि जो अपोजिशन पहले एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डिवाइडेड था, अब क्या है वो उतना ज़्यादा डिवाइडेड नहीं है, अब वो खुद पावरफुल है। और जो कांग्रेस एक टाइम पे अपने ही पार्टी के लीडर को मैनेज कर लेती थी, उनके ही बीच में जो अलग अलग फैक्शन क्रिएट हो रखे थे, अब वो क्या कांग्रेस उस चीज़ को हैंडल करने में अच्छे से सफल नहीं है। अंडरस्टैंड हाउ द पॉलिटिकल ट्रांजिशन टुक प्लेस आफ्टर नेहरू। देखो पहला चीज इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग कि नेहरू जी जब 64 में जब उनका डेथ हो जाता है, कब होता है नेहरू जी का डेथ, 64 में, 1964। तो उसके बाद जो कांग्रेस जो ट्रांजिशन करेगी, पॉलिटिकल ट्रांजिशन, वो कैसे होने वाली है, इसके बारे में नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब हाउ द ओपोजिशन यूनिटी एंड द कांग्रेस स्प्लिट पोस्ट चैलेंज टू द कांग्रेस डोमिनेंस। देखो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोग जो ऑपोजिशन उस समय क्या हो गया था, वो एकजुट हो गया था, और जो कांग्रेस क्या है वहीं खुद आगे चलकर अब 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, एक कांग्रेस ओ और एक कांग्रेस आर। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे लोग एक्सप्लेन हाउ अ न्यू कांग्रेस लेड बाय इंदिरा गांधी ओवरकम दिस चैलेंजेस। अब देखो तीसरा पढ़ेंगे लोग जब कांग्रेस 2 भाग में डिवाइड होगा, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, तो जो इंदिरा गांधी का जो कांग्रेस रहता है उसका क्या नाम है, कांग्रेस आर। तो इंदिरा गांधी कैसे 1971 के चुनाव में इन सबको मतलब हरा देंगी और कैसे फिर से अपने डोमिनेंस को कायम करेंगी। फिर आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे लोग एनालाइज हाउ द न्यू पॉलिसी एंड द आइडियोलॉजीज फैसिलिटेटेड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। अब देखो जब कांग्रेस 2 भाग में हो जाएगा, कांग्रेस ओ कांग्रेस आर, तो जो कांग्रेस न्यू वाला जो कांग्रेस है यानी इंदिरा गांधी का, यानी कांग्रेस आर, उसका कैसे आइडियोलॉजी और जो उसका काम करने का तरीका पुराने वाले कांग्रेस से अलग रहेगा, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे लोग। Originally, the election symbol of the Congress was pair of bullocks. This famous cartoon depicts the changes within the Congress, leading head-on confrontation in 22nd year after independence। कुछ दे रखा है, पिक्चर फ्रेश नहीं हो रहा, छोड़ो हटाओ। देखो हमारा चैप्टर 5 क्या है, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। सीयूटी जो देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके अलावा जो बोर्ड्स दे रहे हैं इस बार 12th में उनके लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। अब इसमें पढ़ेंगे लोग कैसे कैसे जवाहरलाल नेहरू जब मरेंगे तो उनके मरने के बाद जो आगे चल के जो न्यू लीडरशिप आने वाली है कांग्रेस में, वो ट्रांजिशन कैसे होगा। Prime Minister Jawaharlal Nehru passed away in May 1964. He has been unwell for more than a year. This has generated a lot of speculation about the usual question of succession after Nehru who. But in a newly independent country like India, this situation gives rise to more serious question after Nehru what. तो देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, सबसे पहले कि नेहरू जी कब मर जाते हैं, मई 1964 में। तो जब वो मरेंगे तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सबके सामने आ जाएगा किस चीज का, सक्सेशन का, कि नेहरू जी के बाद कौन है। तो यहाँ पे यही मतलब सबसे पहले क्वेश्चन ये खड़ा होगा कि नेहरू के बाद अब देश का प्रधानमंत्री या फिर कांग्रेस का लीडर कौन बनेगा। पर हमारा देश क्या है, नया नया अभी आजाद हो रखा है 47 में, और ये टाइम पीरियड कब का है, 64 का। तो हमारे देश के सामने ये क्वेश्चन है कि नेहरू जो वो डेमोक्रेसी को सब कुछ को बचाकर अभी तक लेकर आए थे कि मरने के बाद वो सब कहीं खत्म ना हो जाए। तो यही यहाँ पे सामने क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ रहा है कि नेहरू के बाद क्या, मतलब हम क्या बचेगा उनके बाद। ये नहीं हो रहा है कि नेहरू के बाद कौन, पर हमारे लिए बड़ा क्वेश्चन क्या है, नेहरू के बाद क्या।
अब देखो सेकंड क्वेश्चन अरोज फ्रॉम दिस क्वेश्चन डाउट्स दैट मेनी आउटसाइडर हैड अबाउट वेदर इंडिया डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट विल सर्वाइव आफ्टर नेहरू। देखो वही बोला जा रहा है कि सेकंड मोस्ट क्वेश्चन क्या है कि जो नेहरू डेमोक्रेसी के एक्सपेरिमेंट इंडिया में किए थे जो सक्सेसफुल है, क्या वो नेहरू अब मर गए हैं तो वो सिस्टम आगे भी प्रिवेल कर पाएगा, क्या वो चल पाएगा? तो इसका आंसर, अभी हम लोग इस देश में बैठे हुए हैं लोग, इसका आंसर हम लोग को क्या मिलता है? हाँ, वो सिस्टम अभी भी चल रहा है। It was feared that like so many other newly independent country, India too would not be able to manage a democratic succession. A failure to do so, it was feared, could lead to a political role for the army. Besides, there were doubts if the new leadership would be able to handle the multi-crisis that awaited a solution. अब देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हमारे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी टाइम पीरियड पे और भी बहुत सारे देश जो कॉलोनीज थे वो क्या आज़ाद हो रहे हैं। तो वहाँ पे जब आज़ादी उन देशों को मिला तो मान लो एक कोई लीडर सबसे पहले वहाँ का मेन प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, तो वो आगे चलकर मरता था तो उस कंट्री में क्या होता था, वहाँ पे सक्सेशन के नाम पर क्या हो जाता था कि या फिर आर्मी आ जाती थी या फिर आपस में ही पॉलिटिकल राइवलरी के कारण क्या हो जाता था, बहुत ज़्यादा लोग लड़ने लगते थे, तो जो डेमोक्रेसी होता था उस कंट्री में सर्वाइव नहीं कर पाता था। तो सेम क्वेश्चन क्या हमारे सामने भी उठ रहा है कि कहीं नेहरू जी अब मर गए हैं तो अब मान लो नेक्स्ट कौन यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इसके बीच में आपस में ही पॉलिटिकल जो कांग्रेस के अंदर है लोग लड़ने ना लगे, तो उस चक्कर में कहीं आर्मी क्या करे, यहाँ पे कंट्रोल ले ले। सेम मतलब ये बोला जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान में हुआ वहाँ पे आर्मी कंट्रोल ले ली, कहीं वैसा इंडिया में भी ना हो जाए। तो ये जो बुक लिख रहे हैं उस टाइम पीरियड पे जो आउटसाइडर थे, बाहर के लोग थे, वो क्या ये सब सवाल खड़ा कर रहे थे। अब देखो उसके अलावा हमारा जो भी लीडर बनने वाला था इंडिया का, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता, उसके सामने एक और सबसे बड़ा दिक्कत क्या था कि इंडिया उसी समय 62 में किसके साथ लड़ाई लड़ लिया था, चाइना के साथ। तो जो हम उस समय लड़ाई के कारण बहुत सारा जो क्राइसिस चारों तरफ हो गया था, तो हमको क्या करना था यहाँ पे कि उसका भी सॉल्यूशन ढूंढना था। यानी जो नेहरू के बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता उसको क्या था, उसको उन सब क्राइसिस का क्या एक सॉल्यूशन निकालना था। The 1960 was labeled as the dangerous decade when unsolved problems like poverty, inequality, communal and regional division etc. could lead to a failure of democratic project or even disintegration of the country। अब देखो हमारे लिए जो 60 का डेकेड है यानी 1960 टू 1970, वो 10 साल हमारे लिए क्या है, सबसे डेंजरस है। किस चीज़ के लिए यहाँ पे दिया हुआ है डेंजरस डेकेड है? क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे जो ऐसे प्रॉब्लम थे जो सॉल्व नहीं हुए थे, जैसे क्या लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उसके बाद क्या है लोगों असमानताएं बहुत ज्यादा है, मतलब अमीर और गरीब का मतलब डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद क्या है यहाँ पे कम्युनल और रीजनल डिवीजन है। रीजनल डिवीजन यानी स्टेट वहाँ पे उसी टाइम पे अलग मांग कर रही थी कि हमको लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्या करो, अलग अलग स्टेट बनाओ। पहला चैप्टर हम लोग पढ़े होंगे लोग। तो ये सब बहुत सारा क्वेश्चन था जो हमारे सामने आ गया था। तो जो बाहर के आउटसाइडर कमेंट कर रहे थे इंडिया के डेमोक्रेसी पे, वो क्या लिखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया आगे चलकर क्या हो जाए, इंडिया अलग अलग भाग में बढ़ जाए, यानी इंडिया का क्या हो जाए, डिसइंटीग्रेशन कहीं ना हो जाए। अब देखो यहाँ पे है फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, the ease with which the succession after Nehru took place proved all the critics wrong. When Nehru passed away, K. Kamaraj, the president of the Congress party, consulted the leaders and the Congress member of parliament and found that there was a consensus in favor of Lal Bahadur Shastri। देखो जितना सारा क्वेश्चन सामने आया था, ये क्वेश्चन पूरा धड़ल्ले से क्या हो जाता है, गिर जाता है। जितना आसानी से हम लोग का ट्रांजिशन था स्मूथ नेहरू से शास्त्री पे, वो मतलब बहुत ज्यादा तारीफ का बात है। क्यों? अब देखो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उनका क्या नाम है, के कामराज, नाम याद रखना है, कौन है, के कामराज। ये क्या करेंगे, ये कांग्रेस के जितने भी पार्टी लीडर होते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं कांग्रेस से, उनसे बात करेंगे और क्या पता चलेगा कि लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर सबको क्या है, मतलब सब उस पर एग्री कर रहे हैं, सबका क्या है कंसेंसस है उस पर कि हाँ यही आदमी बनना चाहिए। He was unanimously chosen as the leader of the Congress parliamentary party and thus became the party next prime minister। एक तरफा ये क्या चुने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के पहले लीडर, और जो कांग्रेस पार्टी का लीडर होगा वहीं तो आगे चल के मतलब प्रधानमंत्री बनता है। देखो कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे बनता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए रहते हैं, वो क्या करेंगे, पहले अपने पार्टी का लीडर चुनेंगे और वहीं लीडर आगे चल के क्या करेगा, तुमको प्राइम मिनिस्टर बनेगा। Shastri was a non-controversial leader from Uttar Pradesh who had been a minister in Nehru cabinet for many years। अब देखो शास्त्री जी के बारे में बताया गया है कि शास्त्री जी कैसे थे, मतलब कंट्रोवर्सी में वो ज़्यादा रहते नहीं थे, वो शांत टाइप के आदमी थे और उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर भी उत्तर प्रदेश के थे और नेहरू का जो कैबिनेट था उसमें ये इनको एक अलग इंपॉर्टेंट पोस्ट का इनको जिम्मेदारी भी मिला था।
Nehru had come to depend a lot. Nehru had come to depend a lot on him in his last year. He was known for his simplicity and his commitment to the principle. Earlier, he has resigned from the position of railway ministry, accepting moral responsibility for a major railway accident. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो शास्त्री थे ये नेहरू के आखिरी समय पे, मतलब नेहरू जी शास्त्री पे बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। उसके बाद क्या बताया गया शास्त्री जी के बारे में, ये काफ़ी सिंपल आदमी थे और ये रेलवे मिनिस्टर थे। एक टाइम पे जब रेलवे एक्सीडेंट होता है तो क्या करते हैं ये नेहरू जी के जो मिनिस्ट्री होता है उससे रिजाइन कर देते हैं, पर आगे चल के फिर से ये मिनिस्टर बन जाते हैं। मतलब मोरल होता नहीं है कि मैं उस एक मिनिस्ट्री का मैं चार्ज हूँ तो मैं क्या करूँ, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं क्लेम करूँ, तो उसके चक्कर में क्या कर देते हैं, पहले रिजाइन कर देते हैं। शास्त्री वॉज द कंट्री प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 64 to 66। इंपॉर्टेंट है, शास्त्री जी कब से कब तक है, 64 to 66। ड्यूरिंग शास्त्री ब्रीफ प्राइम मिनिस्टरशिप द कंट्री फेस टू मेजर चैलेंजेस। शास्त्री जी के टाइम पर देश दो बड़ा मतलब चैलेंज फेस किया था। वाइल इंडिया वाज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ द कोल्ड ऑफ द वॉर विद द चाइना, failed monsoon, drought and serious flood crisis presented a grave challenge. I discussed in the previous chapter, the country also faced a war with Pakistan in 65. Shastri famous slogan Jai Jawan Jai Kisan symbolized the country resolved to face the both this issue. अब देखो यहाँ पे क्या है, शास्त्री जी के सामने पहला मेन चैलेंज क्या है, इंडिया उस समय चाइना से लड़ाई लड़ चुका है, तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रखा है पहले वो है। साथ में उसी लड़ाई के बाद क्या हो जाता है, उस साल भारत में क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मानसून देश में नहीं आ पाता है, तो बारिश होगा ही नहीं, तो जो किसान खेती किए होंगे उसका फसल सक्सेसफुल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगा। तो एक प्रॉब्लम है कि उधर पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रखा है, पैसा ऐसे ही शॉर्टेज है। दूसरा क्या है कि ये हम लोग का मतलब यहाँ पे मानसून नहीं आया, उस कारण से भी फूड क्राइसिस हो गया इंडिया में। तो इसीलिए उसी समय शास्त्री जी एक इसी चीज को बीट करने के लिए एक नारा दिए थे, क्या, जय जवान जय किसान। जवान क्यों? क्योंकि हम लोग चाइना से उस समय हम लोग लड़ते वो, और जय किसान क्यों? क्योंकि इसी समय पे फूड क्राइसिस इंडिया में हो गया है। शास्त्री प्राइम मिनिस्टरशिप केम टू एन abrupt end on 10 January 1966 when he suddenly expired in Tashkent, then in USSR and currently the capital of Uzbekistan. He was there to discuss and sign an agreement with Muhammad Ayub Khan, the then Prime Minister of Pakistan, to end the war. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, शास्त्री जी का कुछ रहस्यमय तरीका से मौत हो जाता है। पिछले क्लास में भी मैं बताया था, पिछले क्लास में, कब वो मरेंगे, 10 जनवरी 1986 को, याद रखने वाला डेट है। तो इनको देखो ये कहाँ, ताशकेंत गए रहते हैं। ताशकेंत उस समय यूएसएसआर में आता था, और प्रेजेंट डे ताशकेंत क्या है, जो उज्बेकिस्तान एक कंट्री है सेंट्रल एशिया रीजन का, उसका कैपिटल क्या है, ताशकेंत है। तो वहां पे ये पाकिस्तान के जो रहते हैं प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान, उसके साथ वो गए रहते हैं। जो लड़ाई हुआ रहता है हम लोग के पाकिस्तान के साथ 65 में, वो लड़ाई को खत्म करके हम लोग को जो आगे अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, उसके लिए एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। तो जिस दिन में साइन होता है उसी रात में क्या हो जाएगा, रात में शास्त्री जी जब नेक्स्ट डे मतलब लोग जाकर देखेगा तो शास्त्री जी मर गए रहते हैं। अब देखो यहाँ पे बताया गया शास्त्री जी के बारे में कुछ। लाल बहादुर शास्त्री, डेट ऑफ बर्थ 1904, कब तक रहेंगे, 1966 तक जिंदा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम मूवमेंट सिंस 1930, 1930 से ही क्या भारत के आज़ादी के आंदोलन में भाग लिए थे। मिनिस्टर इन यूपी कैबिनेट, जो यूपी सरकार था वहां के भी कैबिनेट में क्या थे, मिनिस्टर थे। इंडिया नेहरू कैबिनेट में भी थे आगे चल के। जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का जो एक पोजीशन है जनरल सेक्रेटरी का, उसके हेड थे ये। मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट फ्रॉम 51 to 56 व्हेन ही रिजाइन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रेलवे एक्सीडेंट। देखो 51 to 56 क्या है, रेलवे के मिनिस्टर हैं। उसी समय 56 में क्या होगा, रेलवे एक्सीडेंट होगा, जिस कारण से क्या कर देंगे, रिजाइन कर देंगे। पर फिर एक साल बाद ही क्या, फिर से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेते हैं। और कब तक रहेंगे फिर रेलवे मिनिस्टर, 1964 तक, जब तक ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। फिर क्या है, क्वाइन द फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान, याद रखने वाला है। कौन टर्म दे रखा है, जय जवान जय किसान, तो ये इनका है। अब देखो, अब हम लोग, तुम्हारा नेहरू से शास्त्री ट्रांजिशन कैसा था, हमारा स्मूथ था। जो भी क्वेश्चन राइज हुआ था सबका आंसर हमको मिल गया। अब क्या होगा, नेहरू शास्त्री से अब हम लोग किस पे जाएंगे, इंदिरा गांधी पे। Thus the Congress faced the challenge of political succession for the second time in 2 years. अब देखो यहाँ पे क्या है, कांग्रेस को सक्सेशन का ये चैलेंज दूसरी का बार फेस करना पड़ रहा है 2 साल में ही। 64 में अभी बनाए थे शास्त्री जी को, 66 में शास्त्री जी भी मर गए, तो अब क्या हो रहा है, कांग्रेस को फिर से एक नया लीडर चुनना है। This time there was an intense competition between Morarji Desai and Indira Gandhi. Morarji Desai had earlier served as the chief minister of Bombay State, today Maharashtra and Gujarat, and also as a minister at the center. अब देखो उस समय शास्त्री के सामने कोई नहीं था, शास्त्री को क्या एक तरफा इलेक्ट किया गया था। पर इस समय एक लीडर आ गए हैं इंदिरा गांधी, और के सामने कौन, मुरारजी देसाई। मुरारजी देसाई कौन है,
पहले ये जो तुम्हारा बॉम्बे स्टेट था यानी प्रेजेंट डे महाराष्ट्र और गुजरात, उसके क्या रह चुके हैं ये चीफ मिनिस्टर। और जो सेंट्रल कैबिनेट था उसमें भी एक इनको मिनिस्ट्री का पोस्ट मिल चुका था। अब इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ द जवाहरलाल नेहरू हैड बीन चूजन एज द प्रेसिडेंट इन द पास्ट एंड हैड बीन आल्सो बीन द यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन इन शास्त्री कैबिनेट। अब देखो पहले मुरारजी देसाई हैं, दूसरे कौन है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी का क्या है, कांग्रेस की पहले वो क्या रह चुकी हैं प्रेसिडेंट, और उसके साथ साथ क्या शास्त्री का जो गवर्नमेंट था, जब शास्त्री प्रेसिडेंट थे तो उनके कैबिनेट में इंदिरा गांधी भी किस जो तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन है उसका जिम्मेदारी किसको मिला था, इंदिरा गांधी को मिला था। This time the senior leader of the party decided to back Indira Gandhi, but the decision was not unanimous. The contest was resolved through a secret ballot among the Congress MP. Indira Gandhi defeated Morarji Desai by securing the support of more than 2/3 of the party MPs. A peaceful transition of power despite intense competition for leadership was seen as a sign of maturity of India democracy. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो आदमी है, एक मुरारजी देसाई है, एक इंदिरा गांधी है। तो इंदिरा गांधी को किसका सपोर्ट रहता है, यहाँ पे जो पार्टी के सीनियर लीडर रहते हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं, इंदिरा गांधी को। उनको इंदिरा गांधी का सपोर्ट करने का रीजन ये रहता है कि इंदिरा गांधी क्या मेरे हिसाब से चलेंगी, क्यों, क्योंकि इंदिरा गांधी को पॉलिटिक्स में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो वो होता नहीं है कि जो सीनियर लोग है वो एक अपना आदमी को बैठाना चाहता था, तो वो सेम वो लोग इंदिरा गांधी के साथ करना चाहता था, पर इन रियलिटी आगे में देखना क्या होगा उन्हीं लोग के साथ। और जो मुरारजी देसाई थे वो काफी मतलब चालाक नेता थे, वो ये जो सीनियर लीडर थे वो नहीं चाहते थे कि मुरारजी देसाई बने, क्योंकि मुरारजी देसाई बनते तो वो अपने हिसाब से क्या करते, काम करते, तो ये सीनियर लीडर को अच्छा नहीं लगता। तो देखो इसी चक्कर में क्या होता है, आगे एक सीक्रेट बैलेट में चुनाव होगा, मतलब लोग क्या करेगा, जो कांग्रेस के एमपी है वो क्या करेंगे, वोट देंगे लोग, उसमें क्या होगा, उसमें 2/3 से ज्यादा किसको वोट मिलता है, जो इंदिरा गांधी है उनको मिलेगा। तो देखो इतना सारा कंपटीशन है दोनों के बीच में, मतलब इंटेंस कंपटीशन है, दोनों बनना चाह रहे हैं, पर फिर भी इंटेंस कंपटीशन के बावजूद भी क्या हुआ, पीसफुल ट्रांजिशन ही हुआ। क्यों, क्योंकि इंदिरा गांधी जीती और उसके बाद अब भारत की नई प्रधानमंत्री कौन बन रही है, इंदिरा गांधी। It took some time before the new prime minister could settle down. While Indira Gandhi had been politically active for a long time, she had served as a minister under Lal Bahadur Shastri only for a short period. The senior Congress leader may have supported Indira Gandhi in the belief that her administrative and political inexperience could compel her to dependent on them for support and guidance. अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो इंदिरा गांधी जो सीनियर लीडर बनाए रहते हैं वो अपना उनसे पहले वो क्या करेंगी, उन्हीं के हिसाब से चलेंगी, और उनके बनाने के पीछे का रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि पॉलिटिकली उतने ज्यादा उस समय मतलब एक्टिव तो थी, पर इनके पास एक्सपीरियंस क्या था, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कम था। सिर्फ 2 साल के लिए क्या थी, कैबिनेट मिनिस्टर थी, पहली बार बने थी, वो भी कब, लाल बहादुर शास्त्री जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो देखो यहाँ पे क्या है, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर थे उनको क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इंदिरा गांधी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस है, तो वो क्या करेंगी, वो डिपेंडेंट रहेंगी किस पे, कांग्रेस के जो सीनियर्स लीडर हैं उनसे क्या लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए। तो एडवाइस मतलब क्या, वो जो जैसा बात बोलेंगे वैसा इंदिरा गांधी चलेगी, ऐसा किसको लगता था, उनको। Within a year of becoming Prime Minister, Indira Gandhi had led to the party in the Lok Sabha. Around this time, the Congress economic situation in the country had further deteriorated, adding to her problem. Faced with this difficulty, she set out to gain control over the party and to demonstrate her leadership skill. अब देखो इंदिरा गांधी बनेगी प्राइम मिनिस्टर कब, 66 में, एक साल में ही क्या हो जाएगा, फिर चुनाव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा कांग्रेस को जो मैसिव नंबर में, इससे पहले कांग्रेस जो जीती रहती है, इस बार उसका नंबर्स कम हो जाएंगे, तो इंदिरा गांधी उनके पार्टी का क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस इस चुनाव में खराब रहेगा, फिर भी वो कैसे भी मैनेज करके क्या प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी। अब उसके बाद क्या है कि और देश में और ज्यादा उस समय डिफिकल्टी हो गया है, क्यों, क्योंकि देश का इकोनॉमिक सिचुएशन और ज्यादा खराब हो रहा है, क्योंकि 65 में हम लोग चुनाव, फिर से पाकिस्तान के साथ भी हमारा क्या हो गया रहता है, वॉर हो गया रहता है। और इंदिरा गांधी को क्या दिखाना है, पार्टी के ऊपर कंट्रोल भी लेना है, क्यों, क्योंकि पार्टी को अभी कंट्रोल कौन कर रहा है, जो सीनियर्स लीडर है वो कर रहे हैं, तो कंट्रोल भी लेना है, और जो उनका लीडरशिप स्किल है वो भी पूरे किसको दिखाना है, देशवासियों को दिखाना है। तो ये इंदिरा गांधी के सामने क्या रहता है, चैलेंज। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 66 टू 77 पहली बार, फिर उसके बाद 80 टू 84, डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल एज अ यंग कांग्रेस वर्कर। अब देखो पहले प्रधानमंत्री आएंगी 66 से 77, इस इमरजेंसी लगाई रहती है, तो जब चुनाव होता है 77 में हार जाएंगी, फिर जब दोबारा चुनाव होगा, जब चौधरी चरण सिंह रहते हैं 79 में, तो उनका गवर्नमेंट गिरेगा, तो 80 में चुनाव होगा, वहां से लेकर फिर 84 तक ये क्या रहेंगी, प्राइम मिनिस्टर रहेंगी, जब तक इनको जो खालिस्तानी रहते हैं वो इनको मार नहीं देते हैं।
कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1958 में भी क्या कांग्रेस की ये प्रेसिडेंट बन गई रहती है। मिनिस्टर इन शास्त्री कैबिनेट फ्रॉम 64 to 66 हम लोग पढ़े ही। उसके बाद क्या, लेड द कांग्रेस विद अ विक्ट्री इन 67, 71 एंड 80 जनरल इलेक्शन। देखो 67 में भी यही रहती है, वो जीतेंगे, 71 में तो इनको मैसिव विक्ट्री मिलेगा आगे चल के। उसके बाद फिर 80 में भी पार्टी को ये कमबैक कराने में मदद करेंगी इमरजेंसी के बाद। द स्लोगन गरीबी हटाओ विद अ विक्ट्री इन 71 वार एंड फॉर पॉलिसी इनिशिएटिव लाइक द PRV पर्स एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, न्यूक्लियर टेस्ट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एसोसिएटेड ऑन 31 अक्टूबर 1984। याद रखने वाला है, कब मरेंगी, 31 अक्टूबर 1984 को। इनका कुछ इंपॉर्टेंट मतलब काम है, जैसे ये प्रीवी पर्स जो उस समय मैं बताया था, जो प्रिंसली स्टेट थे वो इंडिया के साथ आए थे। क्यों आए थे, क्योंकि उनको कुछ बेनिफिट यहाँ की गवर्नमेंट बोली थी कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको सपोर्ट करूंगा, तो ये सब खत्म कौन करेगा, ये इंदिरा गांधी कर देंगी। फिर बैंक को क्या कर देंगी, नेशनलाइज कर देंगी, यानी बैंक जो पहले प्राइवेट बैंक होता था अब क्या हो जाएगा, वो गवर्नमेंट का हो जाएगा। यानी जितने भी इंडिया में उस समय बैंक थे वो किसका हो जाएगा, अब गवर्नमेंट का। ये कुछ और न्यूक्लियर टेस्ट भी ये कराती है, लाफिंग बुद्धा इन्हीं के टाइम पे हुआ था, मैं बताया हूँ। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कुछ एक्ट्स लेकर आती है, जैसे जो हमारा ये अभी हम लोग जो देश में टाइगर रिजर्व ये सब है, ये जो उसके बचाने का जो इनिशिएटिव आ रखा था वो इन्हीं के टाइम पीरियड में आया था। तो ये इनके क्या है, कुछ वो ऐसे मतलब अच्छे काम है। उसके अलावा क्या है, इनका एक नारा भी फेमस है, गरीबी हटाओ का। तब का दिया हुआ है, अभी भी गरीबी नहीं हटा है पर अब देखो यहाँ पे क्या है, 4th जनरल इलेक्शन 1967। अब हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं लोग, जो 1967 का जो चुनाव था वो। The year 1967 is considered as a landmark year in India political and electoral history. In the chapter 2, you read about how the Congress was the dominant political force throughout the country for 1952 onwards. This trend was undergo significant changes in 1967 election. अब देखो 67 का जो इलेक्शन था हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, अलग इसलिए है क्योंकि इससे पहले जो हम लोग चैप्टर 2 में पढ़े हैं लोग, उसमें हम लोग क्या कांग्रेस का सिर्फ डोमिनेंस पढ़े हैं लोग। 52 के बाद से जितना चुनाव हुआ था कांग्रेस का एक तरफा चुनाव क्या कर रही थी, जीत रही थी, पर 67 में उसको बहुत ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे चैलेंजेस फेस करने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्शन होने के टाइम पे जो कॉन्टेक्स्ट उस टाइम पीरियड में चल रहा है वो क्या है, मतलब समझो कि किस सिचुएशन में उस टाइम का चुनाव हो रहा है। So in the year leading to the 4th general election, the country witnessed major changes. Two prime ministers had died in quick succession, and the new prime minister, who was being seen as a political novice, had been in office for less than a year. You will recall from the discussion in chapter 3 and in previous section of this chapter that the period was fraught with the grave economic crisis resulting from successive failure of monsoon, widespread drought, declining agriculture production and serious food shortage, depletion of foreign exchange reserve, drop in industrial production export, and combined with a sharp rise in military expenditure and diversion of resources from planning and economic development. अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा 4th जनरल इलेक्शन होने वाला था, 4th जनरल इलेक्शन यानी 1967 का, पहला कब हो रहा है 52 में, उसके बाद कब हो रहा है 5 साल बाद 57 में, फिर 5 साल बाद कब होगा हमारा 62 में, तब फिर नेक्स्ट हमारा कब होगा 67 में। तो 67 का इलेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं इसलिए नहीं था क्योंकि 2 प्रधानमंत्री हमारे 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर ही मर गए थे। एक नई प्रधानमंत्री बनी है जिनके पास एक्सपीरियंस 1 साल का भी कम है, और एक टाइप से उनको क्या बोला जा रहा है, वो जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है उनके द्वारा यहाँ पे उनको बैठाया गया है। उसके बाद क्या है, हम लोग जो पिछले चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि उसी समय हम लोग लड़ाई लड़ते हैं लोग चाइना के साथ 62 में और 65 में। उससे क्या हो जाता है, जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन हो जाता है और ज्यादा खराब हो जाएगा। जो हम लोग को पैसा प्लानिंग कमीशन पे लगाना था, देश को प्लानिंग करने के लिए हम लोग प्लानिंग कमीशन बनाए थे, वो पैसा हम लोग डाइवर्ट करके अब किस में जाएगा, मिलिट्री पे जाएगा। उसके अलावा देखो सेम टाइम पे क्या हो जा रहा है, सूखा पड़ जा रहा है, मानसून नहीं आ रहा है, फूड क्राइसिस हो रहा है, तो इतना सारा प्रॉब्लम है और इतना सारे प्रॉब्लम के बीच में क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है 67 का। तो देखो मान लो कोई भी गवर्नमेंट चुनाव उस समय जो गवर्नमेंट रूल कर रही है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, जीतने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने सारे उनके सामने क्या है, डिफिकल्टीज हैं। One of the first decision of the Indira Gandhi government was to devaluate the Indian rupee under what seems to be pressure from the US. Earlier one US dollar could be purchased for less than rupees 5. After devaluation it costed more than 7. The economic situation triggered of price rise. People started protesting against the increase in price of essential commodities, food scarcity, growing unemployment and the overall economic condition in the country. अब देखो उसी समय पे इंदिरा गांधी एक डिसीजन लेंगी किस चीज का, एक और कि हम लोग क्या करेंगे, जो इंडियन रुपी है उसका क्या वैल्यू क्या कर देंगे लोग, डॉलर के सामने डिवैल्यू कर देंगे लोग। यानी उस समय जब एक डॉलर जो भारत का कितना
₹5 के बराबर क्या होता था, $1 होता था। अब उसका क्या हो जाएगा वैल्यू, मतलब अगर हम लोग 7 इंडियन रुपी मिलाएंगे लोग तब हमको क्या मिलेगा, $1 मिलेगा। तो मान लो जो सेविंग किया है तो उसके लिए घाटा का चीज है कि नहीं है, क्योंकि वो पहले पांच रुपए में $1 खरीद सकता था, पर अब कितने में खरीद रहा है, 7 में। महंगाई बढ़ गया तो इससे क्या करेंगे लोग क्या करेंगे, इसके प्रोटेस्ट करने लगेंगे लोग। क्यों? क्योंकि सामान जो भी एजेंशियल कमोडिटीज थे उसका क्या हो जाएगा, दाम बढ़ जाएगा। उसके साथ क्या है, फूड सिक्योरिटी बढ़ जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। आगे देखो, बंस एंड हड़ताल वर कॉल्ड फ्रीक्वेंटली अक्रॉस द कंट्री। द गवर्नमेंट सॉ द प्रोटेस्ट एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, नॉट एज अ एक्सप्रेशन ऑफ पीपल प्रॉब्लम। दिस फर्दर इंक्रीज पब्लिक बिटरनेस एंड रीइंफोर्स पॉपुलर अनरेस्ट। अब देखो, उतना सारा हम लोग पढ़े लोग, वो जो ऊपर बता रखे हैं, चाइना के साथ लड़ाई, पाकिस्तान के साथ लड़ाई, फूड क्राइसिस, मॉनसून नहीं आना, ये सब। साथ में इंदिरा गांधी क्या कर दी है, एक्स्ट्रा जो इंडियन रुपी है उसका डिवैल्यूएशन कर दी है। उसके अब देखो डिवैल्यूएशन की तो उसके कारण क्या हुआ है, लोग यहाँ पे हड़ताल और बंद कर रहे हैं पूरे देश में। तो इंदिरा गांधी इस चीज को लोगों का प्रोटेस्ट, उनका जो फंडामेंटल प्रोटेस्ट ना समझ के क्या समझ ली थी कि ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। तो अगर मान लो लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम होता है तो गवर्नमेंट उससे कैसे हैंडल करती है, लाठी से या फिर उनको जेल डाल के। जो प्रॉब्लम ये लोग जेन्युइन इन लोग का प्रॉब्लम था, क्यों, किस लिए, क्योंकि महंगाई हो गया था, वो लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके खिलाफ में। तो इंदिरा गांधी क्या मतलब उनको मारा जाएगा, जिस कारण से क्या हो जाएगा, जो गवर्नमेंट के लिए लोगों का सपोर्ट रहता है वो सपोर्ट कम होगा। The Communist and Socialist Party launched a struggle for greater equality. You will read in next chapter about the group how communists who separated from the Communist Party of India Marxist to form the Communist Party of India Marxist Leninist armed agrarian struggles and organized peasant agitation. This period also witnessed some of the worst Hindu-Muslim riots since independence. अब देखो सेम टाइम पे क्या हो रहा है, जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लीडर है वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल यहाँ पे एक मतलब एक तुम्हारा न्यू मूवमेंट शुरू कर रहे हैं लोग। किस लिए कर रहे हैं लोग कि जो अमीरी और गरीबी के बीच में जो तुम्हारा इनइक्वालिटी ज्यादा बढ़ गया है वो क्या हो, कम हो। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट चैप्टर में बोला है कि सेम जो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चाइना वॉर के कारण क्या हुआ था, 2 भाग में बढ़ गया था। एक बना क्या, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो किसको फॉलो करते थे, चाइना को, और एक बना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो किसके थे, यूएसएसआर के यानी रसिया के, तो उनसे हमारा दोस्ती था। तो एक और चल के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट में से भी एक और पार्टी निकलेगा जिसका क्या नाम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यानी CPI-ML। ये लोग क्या करेगा, आगे चल के जब इन लोग का गवर्नमेंट बनेगा बंगाल में, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। ये लोग वहां पे क्या करने वाला है लोग कि आर्म्स मूवमेंट गवर्नमेंट के खिलाफ शुरू कर देगा लोग। तो इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे लोग, जो तुम्हारा नक्सलिज्म शुरू होता है इंडिया में, कहां से शुरू होता है, इसी टाइम पर। और शुरू करने वाले कौन है इस चीज को, CPI-ML के जो लीडर हैं, बेसिकली 2 आदमी थे, एक कानू सान्याल और एक और बिहार के जगदीश महतो थे। ये 2 आदमी मिलकर मतलब इस मूवमेंट को शुरू करता है लोग। ये शुरू होगा जो बंगाल का एक रीजन है तुम्हारा ये नक्सलवाड़ी, वहां से सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है नक्सलवाड़ी रीजन, वहां से ये शुरू होता है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे ये लोग। तो जब 67 का चुनाव हो रहा है तो ये भी दिक्कत हम लोग के सामने, मतलब गवर्नमेंट के सामने है। तो सोचो किस सिचुएशन में चुनाव हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का कुछ वहां पे दंगा भी हमको देखने को मिल रहा है। मतलब मानो कि 67 का चुनाव कांग्रेस के लिए कितना मतलब बहुत ज्यादा कठिन क्यों है, क्योंकि उनके सामने इतने सारे परिस्थिति सामने आ रखा है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे हम लोग जानेंगे, अब क्या है, नॉन कांग्रेसिज्म। अब देखो नॉन कांग्रेसिज्म एक टर्म है जो कांग्रेस के खिलाफ जितने ही पॉलिटिकल पार्टीज थे, ये टर्म दिया गया था राम मनोहर लोहिया थे उनके द्वारा। तो इसमें क्या है, द सिचुएशन कुड नॉट हैव रिमाइंड आइसोलेटेड फ्रॉम वन पार्टी पॉलिटिक्स इन द कंट्री। अपोजिशन पार्टीज वर इन द फोरफ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट एंड प्रेशरिंग द गवर्नमेंट। पार्टीज अपोज टू द कांग्रेस रियलाइज्ड दैट डिवीजन ऑफ देयर वोट्स केप्ट द कांग्रेस इन पावर। अब देखो कांग्रेस के लिए उतना सारा सिचुएशन खराब है, तो जो भी अपोजिशन पार्टी है वो क्या करेंगी, उनको एक अपॉर्चुनिटीज दिखेगा, वो लोग क्या करेगा लोग, वो लोग साथ में आएगा लोग। जो एक लीडर होते हैं राम मनोहर लोहिया, वो क्या बोलेंगे कि कांग्रेस पार्टी चुनाव इसलिए जीत रही है, पावर में इसलिए है, क्योंकि हम लोग अपोजिशन है और हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं लोग। अगर हम लोग क्यों ना एक साथ आ जाए लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, लोग कांग्रेस को चुनाव हरा सकते हैं लोग। तो यहीं पे देखो क्या है, 10 पार्टीज वर एंटायरली डिफरेंट एंड डिस्पेरेट in their programs and ideology got together, form anti-Congress front in some state and enter into electoral adjustment of sharing seats in another। अब देखो इस कारण से क्या होगा, अलग अलग विचारधारा की जितने भी पार्टी है वो क्या करेंगी, एक दूसरे के बीच में एडजस्टमेंट करेगी सीटों का, और एक एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाएगी चुनाव लड़ने के लिए।
They felt that the inexperience of the Indira Gandhi and the internal factionalism within the Congress provided them an opportunity to topple the Congress. अब देखो उनको क्या लगता है कि एक तो इंदिरा गांधी क्या है, इनएक्सपीरियंस है, क्यों? क्योंकि अभी 1 साल भी नहीं हुआ है उनको देश का प्रधानमंत्री बने हुए, और उसके साथ साथ क्या है, कांग्रेस में ही आपस में बहुत सारे अलग अलग फैक्शन क्रिएट हो गया है, अलग अलग मतलब अलग अलग लोग अपने अपने गुट को बना लिए हैं, तो उससे क्या होगा, हमको जीतने में चुनाव आसानी होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग तब एक साथ आ गए हैं। The socialist leader like Ram Manohar Lohia give this strategy the name of non-congressism। जैसे कि मैं बताया, ये आइडिया किसके द्वारा दिया गया है, जो सोशलिस्ट लीडर है राम मनोहर लोहिया। He also produced a theoretical argument in his defense. Congress rule was undemocratic and opposed to the interests of ordinary poor people. Therefore, the coming together of the non-Congress parties was necessary for reclaiming democracy for the people। अब देखो जो राम मनोहर लोहिया है, उनका एक अपना सोच था। उनका क्या था, वो कहते थे कि अपोजिशन जो कांग्रेस रूल कर रही है वो अनडेमोक्रेटिक है। इसलिए अनडेमोक्रेटिक है क्यों? क्योंकि वो ऑर्डिनरी पुअर पीपल का पार्टी नहीं है, यानी जो गरीब लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनका पार्टी कांग्रेस नहीं है। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि जितने भी नॉन कांग्रेस पार्टी है क्या हो, एक साथ आए और हम लोग क्या करेंगे, लोग डेमोक्रेसी बचाएंगे लोग, और लोगों के लिए चुनाव हमको क्या करना है, जीतना है। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्टोरल वर्डिक्ट उससे 67 का रिजल्ट आएगा, उसके बारे में हम लोग पढ़े। उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, राम मनोहर लोहिया के बारे में। डेट ऑफ बर्थ 1910 से कब तक जिंदा है, 1967, जब वो चुनाव हो रहा है उसी साल तक। सोशलिस्ट लीडर एंड थिंकर, फ्रीडम फाइटर एंड अमंग द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। आफ्टर द स्प्लिट इन द पेरेंट पार्टी, द लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी एंड लेटर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। अब देखो क्या है, सोशलिस्ट लीडर है, फ्रीडम फाइटर है, और जो मैं एक पहला चैप्टर में बताया था, कांग्रेस के ही अंदर में क्या सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था 34 के अराउंड में। आगे चल के 1948 में कांग्रेस क्या करती है, 1948 या 46 में एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके क्या बोलेगी कि अब जो पार्टी के मेंबर एक पार्टी से ज्यादा 2 पार्टी का मेंबरशिप रख सकते थे, अब नहीं रखेंगे। तो आगे चल के क्या होगा, एक नया पार्टी को फॉर्म करेंगे, सोशलिस्ट पार्टी। फिर ये भी बताए थे कि सोशलिस्ट पार्टी भी आगे अलग अलग पार्टी में बढ़ जाएगी। तो इनका जो पार्टी रहता है उनका क्या नाम है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। फिर क्या है, मेंबर ऑफ लोकसभा कब से कब तक, 63 to 67। फाउंडर एडिटर ऑफ मैनकाइंड एंड जन, नोन फॉर ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू अ नॉन यूरोपियन सोशलिस्ट थ्योरी, अ पॉलिटिकल लीडर बेस्ट नोन फॉर ए शार्प अटैक ऑन द नेहरू स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, एडवोकेसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कास्ट एंड अपोजिशन टू इंग्लिश। 2 चीजें इनके लिए इंपॉर्टेंट है। जो अभी ओबीसी का रिजर्वेशन मिलता है, इसके आइडिया देने वाले, इसको सपोर्ट करने वाले आदमी कौन है, ये है राम मनोहर लोहिया। और आगे चल के कर्पूरी ठाकुर पूरे इंडिया में मिलने से पहले बिहार में सबसे पहले वहीं देंगे। बिहार के चीफ मिनिस्टर वो रहते हैं, वो भी इनके फॉलोअर रहते हैं। और इंग्लिश के क्या रहता है, इनका अपोजिशन रहता है। आगे चल के कर्पूरी ठाकुर भी बिहार में अभी भी इंग्लिश, वहाँ पे कोई अगर कोई 10th वहाँ पे इंग्लिश में अगर कोई बच्चा 10th के बोर्ड में फेल हो जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको नहीं काउंट किया जाता है वहाँ पे। जिस कारण से वहाँ पे बिहार में जो बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो कर्पूरी मॉडल है, वो इन्हीं के फॉलोअर थे, इन्हीं के मतलब गुरु थे, मतलब ये उनके गुरु हैं। तो वो क्या किए कि बिहार में जब उनका चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो एक चीज उनका अच्छा था, ओबीसी का रिजर्वेशन देना, बैकवर्ड जो कास्ट है उनके लिए। पर जो तुम्हारा यहाँ पे इंग्लिश को बैन कर देना, मतलब हिंदी का प्रमोशन होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को बैन कर देना चाहिए। उसके बाद से अभी भी बिहार में जो तुम्हारा इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, इंग्लिश में कोई फेल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदी में तो भाई फेल हो गया था, बोर्ड्स में फेल है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब रिजल्ट क्या आएगा। It was in this context of heightened unpopular discontent and the polarization of political force that the 4th general election to the Lok Sabha and the State Assembly were held in February 1967। अब देखो ऊपर जो हम लोग सिचुएशन हम लोग जिस बारे में पढ़े हैं लोग, उन सब सिचुएशन के बीच में कौन क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है 4था जनरल इलेक्शन का। और साथ में देखो उस समय जो लोकसभा का चुनाव है और जितने भी स्टेट असेंबली के चुनाव है क्या होते थे, एक साथ होते थे। क्या
एक साथ होते थे। इंदिरा गांधी क्या करेंगी, सबसे पहले इसी चुनाव के बाद 71 में क्या करवाएंगी, सबसे पहले अपना लोकसभा का चुनाव होगा और उसके बाद 72 में क्या करवाएंगी, सब स्टेट असेंबली का चुनाव करवाएंगी। और आगे चल के अभी जो पिछले साल मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल रामनाथ कोविंद जो कमेटी के हेड हैं वो जो ला रखे हैं, वो इसी सिस्टम के दोबारा लाने के बाद हो रखा है कि चुनाव एक ही बार हो जाएगा देश में। अब देखो इसमें जो इसके पक्ष में उनका ये कहना है कि अगर देश में एक बार चुनाव हो जाएगा तो जो हर साल देश पूरे इंडिया में चुनाव होते रहता है, स्टेट असेंबली का, इसका उसका, तो जो गवर्नमेंट इतना रिसोर्सेज उस पर लगाती है वो क्या होगा, हमारा रिसोर्सेज बचेगा और गवर्नमेंट क्या करेगी, असली में देश के काम करने में उसका ध्यान रहेगा। 67। अब देखो यहाँ पे क्या है, चुनाव कब हो रहा है, फरवरी 1967 में। द कांग्रेस वाज फेसिंग द इलेक्टोरेट फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट नेहरू। अब देखो पहली बार चुनाव पहली बार कांग्रेस पार्टी बिना नेहरू के चुनाव लड़ रही है। अब देखो इससे पहले जो चुनाव हुआ था कब, 62 में, तो 62 का चुनाव उस समय भी कौन है, नेहरू जी कांग्रेस पार्टी के लीडर है। पर आगे शास्त्री बनते हैं 64 में, शास्त्री जी, तो उनका डेथ हो जाता है 66 में ही, चुनाव से पहले ही। तो इंदिरा गांधी अब क्या कर रही है, पहली बार कांग्रेस पार्टी बिना नेहरू का चुनाव लड़ने जा रहे हैं यहाँ पे। The result jolt the Congress at both and national and state level. Many contemporary political observers describe the result as the political earthquake. The Congress did manage to get majority in Lok Sabha, but with the lowest tally of seats and share of votes since 1952. Half the minister of Indira Gandhi cabinet were defeated. The political stalwarts who lost their constituency, including Kamraj in Tamil Nadu, S.K. Patil, Maharashtra, Atulya Ghosh in West Bengal, and K.B. Sahay in Bihar. अब देखो ये चुनाव का रिजल्ट है, क्या है, कांग्रेस के लिए बिल्कुल जैसा कांग्रेस इससे पहले उसका डोमिनेंस था वो वैसा उसके लिए नहीं रहता। इस चुनाव में क्या होता है, इस चुनाव में कांग्रेस का अभी तक का सबसे बुरा परफॉर्मेंस रहेगा। कैसे भी कांग्रेस क्या करेगी, तुम्हारा जो पार्लियामेंट का जो चुनाव है, सेंट्रल चुनाव में अपना गवर्नमेंट बनाने में सक्सेसफुल हो जाएगी। पर यहाँ पे जो कांग्रेस के खुद अपने कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं बड़े बड़े, वो क्या हो जाएंगे, आधा से ज्यादा उसके कैबिनेट मिनिस्टर चुनाव हार जाएंगे। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जैसे कामराज जो कांग्रेस पार्टी के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, तमिलनाडु में वो चुनाव हारते हैं। एस के पाटिल महाराष्ट्र में हारेंगे, अतुल्य घोष बंगाल में हारेंगे, केवी सहाय बिहार में हारेंगे। अब देखो ये तो हुआ सेंट्रल लेवल पे बात। स्टेट असेंबली में क्या होगा, कांग्रेस पार्टी बहुत सारे स्टेट में क्या करेगी, यहाँ पे चुनाव हार जाएगी और कांग्रेस का वोट शेयर भी क्या हो जाएगा, अभी तक का सबसे कम हो जाएगा, अभी जितना कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक मैप देके समझाया गया है। अब देखो यहाँ पे एक मैप, ये जो येलो है क्या है, कांग्रेस गेट मेजॉरिटी इन स्टेट असेंबली। अब ये जो इंडिया का मैप है इसमें इतने स्टेट है, कांग्रेस यहाँ जो येलो है, कांग्रेस यहाँ पे अपने दम पे क्या गवर्नमेंट बना ले रही है। और जो ये तुम्हारा ऑरेंज और रेड टाइप में जो दिया हुआ है, ये क्या है, यहाँ पे ऑपोजिशन का क्या होता है, गवर्नमेंट आएगा। तो देखो यहाँ पे कांग्रेस कौन कौन सा एरिया हार रही है, पंजाब रीजन, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गोवा, केरला, मद्रास, पौंडीचेरी, इन इतने रीजन में क्या हो रहा है, कांग्रेस का यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हार हो रहा है। अब देखो the dramatic nature of the political change would be more apparent to you at the state level. The Congress lost majority as much as 7 states. The 2 other state defection prevented it from forming a government. Thus these 9 states where the Congress lost power were spread across the country: Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, West Bengal, Odisha, Madras and Kerala. देखो लोकसभा में तो कैसे भी कांग्रेस मैनेज करके अपना क्या गवर्नमेंट बनाने में सक्सेसफुल है, पर स्टेट असेंबली इलेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे कांग्रेस का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जा रहा है। कांग्रेस कितने 9 स्टेट में चुनाव हारेगी और दो ऐसे स्टेट है कांग्रेस वहां पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं बना पाता है, जिस कारण से वहां पे डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और पार्लियामेंट रूल वहां पे इंपोज कर दिया जाएगा। पर अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे बताया हुआ है, इन मद्रास स्टेट नाउ कॉल्ड तमिलनाडु अ रीजनल पार्टी द्रविड़ा मुन्नेत्र कळगम यानी डीएमके, जो प्रेजेंट अभी भी तमिलनाडु को जो पार्टी रूल कर रही है एमके स्टालिन के, क्या उसका पार्टी कौन सा है, डीएमके। इसी डीएमके में से आगे चल के एक पार्टी निकलेगी, जो इस पार्टी के फाउंडर होते हैं वो कुछ लोग मिलकर एक नया पार्टी बनाएंगे, AIADMK यानी ऑल इंडिया। इसके सामने क्या लग जाएगा, ऑल इंडिया द्रविड़ा मुन्नेत्र कळगम यानी AIADMK। ये क्या करेगी, पहली बार वहां पे देखो द डीएमके वन पावर आफ्टर हैविंग लेड अ मैसिव एंटी हिंदी एजिटेशन बाय students against the center on the issue of imposition of Hindi as the official language. This was the first time any non-Congress party has secured a majority of its own in any state. In other 8 state coalition government consisting of different non-Congress party were formed. अब देखो मद्रास में पहली बार क्या होगा, जो तुम्हारा डीएमके पार्टी है
अपने दम पर। इससे पहले जितने भी ऑपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म की थी पर अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं लाई थी, यानी अलग अलग ऑपोजिशन पार्टी एक साथ आए थे, कोलिजन यानी गठबंधन करके क्या किए थे, सरकार बनाए थे। पर डीएमके अपने दम पर पहली बार कोई ऐसा पहला पार्टी बनेगा जो तमिलनाडु को रूल करेगा, अपने दम पर क्या लाएगा, मेजॉरिटी लाएगा। देखो चुनाव जीतने का इनके पीछे का रीजन क्या है, जो हिंदी का ये लोग उस समय गवर्नमेंट हिंदी का प्रमोशन करना चाहती थी, तो उसके खिलाफ में वहां के जो लीडर होंगे क्या करेगा लोग, एंटी हिंदी एजिटेशन वहां पे शुरू कर देगा लोग, यानी कि हिंदी का इंपोजिशन हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, जो कि ये तब से शुरू है और ये अभी भी हमको देखने को मिलता है प्रेजेंट डे में भी। In non-Congress party were formed, a popular saying was that one could take a train from Delhi to Howrah and not pass through a single Congress ruled state. It was a strange feeling for those who used to seeing Congress in power. So was the domination of the Congress over. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टाइम था जब कांग्रेस पूरे देश को रूल कर रही थी। लोग क्या मजाक बना रहे हैं कि अगर कोई दिल्ली से लेकर हावड़ा तक का ट्रेन ले रहा है, बीच में क्या आ रहा है, दिल्ली, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, अगर इस कोई ट्रेन लेके जा रहा है उसको बीच में एक भी कांग्रेस रूल स्टेट अब देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये किसके लिए आश्चर्य की बात है, जो लोग अपने शुरू से ही कांग्रेस का डोमिनेंस देखा था वो कांग्रेस का वर्चस्व देख ही नहीं पा रहा है। तो यहीं पे सवाल उठाया जा रहा है क्या जो कांग्रेस का जो डोमिनेशन था वो क्या खत्म हो गया है। तो ये क्या जो ऑथर है क्या यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं। अब देखो क्या है कोलिजन, कोलिजन मतलब गठबंधन। The election of 1967 brought into picture of the phenomena of coalition. Since no single party got majority, various non-Congress parties came together to form a joint legislative party called Samyukt Vidhayak Dal in Hindi that supported the non-Congress government. This is why this government came to be described as SVD government. अब देखो 67 के स्टेट असेंबली इलेक्शन में क्या था, जो कोई भी पार्टी तुमको सिंगल अच्छे से मतलब डायरेक्ट मेजॉरिटी में नहीं, किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिला था, तो बहुत सारे ऑपोजिशन की पार्टी एक साथ आएंगे जो कांग्रेस विरोधी है और क्या करेंगे, एक एम्ब्रेला बनाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे लोग हिंदी में संयुक्त विधायक दल। तो उस समय इसी ये लोग जो मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे इसी को क्या यहाँ पे बोला जाएगा तुमको, एसवीडी गवर्नमेंट। In most of these cases, the coalition partners were ideologically incongruent. The SBD government in Bihar, for instance, included the Socialist Party, two Socialist Party, SSP and PSP, along with the CPI on the left and the Jansang of the right. अब देखो बिहार का एग्जाम्पल दिया हुआ है, कितना फनी एग्जाम्पल है। सोशलिस्ट पार्टी से दो सोशलिस्ट पार्टी निकल रहे हैं, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ये इसमें क्या है, दोनों एक साथ आ गए हैं जो एक ही पार्टी से निकले हैं। अब देखो यहाँ पे एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उसका आइडियोलॉजी क्या है, लेफ्ट विंग का। एक भारतीय जनसंघ है यानी पुरानी बीजेपी, उसका क्या है आइडियोलॉजी, राइट विंग का। ये दोनों भी एक साथ आ गए और बिहार में सब मिलकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना सरकार बना रहे हैं। देखो यहाँ पे फिर क्या, पंजाब का एग्जांपल है। पंजाब इट वाज कॉल्ड द पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट एंड कंप्राइजेस टू राइवल अकाली पार्टी एट दैट टाइम, संत ग्रुप एंड मास्टर ग्रुप विद द बोथ कम्युनिस्ट पार्टी, द सीपीआई एंड सीपीआईएम, द एसएसपी, द रिपब्लिकन पार्टी एंड द भारतीय जनसंघ। अब देखो पंजाब में कैसे गवर्नमेंट बनेगा। पंजाब में जो तुम्हारा उस समय जो दो मेन ऑपोजिशन पार्टी थी, जो अभी एक अकाली दल देखने को मिलता है। अकाली दल का पहले और भी फैक्शन था, अभी भी आगे अकाली दल का है, पर उस समय जो मेन राइवल थे एक क्या थे, एक संत ग्रुप और दूसरा मास्टर ग्रुप। ये लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव पहले लड़ता था, एक साथ आ जाएगा लोग, क्या करेगा लोग, साथ में दोनों कम्युनिस्ट पार्टी जो 64 में अलग होती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनेगी, वो भी दोनों एक साथ आ जाएगा लोग। और क्या, जो रिपब्लिकन पार्टी है बीजेपी और ये सब कोई मिलकर क्या पंजाब में गवर्नमेंट बनाएगा, ताकि कांग्रेस गवर्नमेंट में ना आ पाए। कांग्रेस को रोकने के लिए सब एक साथ है, जैसे अब बीजेपी को रोकने के लिए सब एक साथ आ जाते हैं, उसी समय जब उस समय कांग्रेस को रोकने के लिए सब एक साथ आ जाते थे। सिंपल यही चीज है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिफेक्शन। यहाँ पे हम लोग जो आया राम गया राम के बारे में हम लोग टर्म सुने हैं लोग, यहीं पे हमको देखने को मिलेगा। देखो क्या है, another important feature of the politics after the 1967 election was the role played by defection in making and unmaking of government in the state. Defection means an elected representative leave the party on whose symbol he she was elected and joins another party. अब देखो 1967 का चुनाव था, यहाँ पे क्या है कि हम लोग डिफेक्शन का रोल हमको देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे समझाया जा रहा है डिफेक्शन क्या है। मान लो एक कोई कैंडिडेट है, वो किसी पार्टी के सिंबल पे लड़ा है, पर आगे चलकर क्या करेगा, उस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में चला जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, डिफेक्शन बोलेंगे लोग। तो यहां पे फिर है, आफ्टर 67 जनरल इलेक्शन द ब्रेकवे कांग्रेस लेजिस्लेटर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंस्टॉलिंग नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन 3 स्टेट, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। द कांस्टेंट रीअलाइनमेंट एंड शिफ्टिंग पॉलिटिकल लॉयल्टीज इन दिस पीरियड गिव राइज टू एक्सप्रेशन आयाराम गयाराम। अब देखो यही बताया गया है
कि जो जितने भी नॉन कांग्रेस पार्टी थी वो क्या करेगी, गवर्नमेंट बनाएगी। तो जब ये गवर्नमेंट बनाएगा लोग, तो ये लोग का तो अपना आइडियोलॉजी एक तो सेम है नहीं, ये लोग का बहुत सारे, एक कोई राइट विंग है, कोई लेफ्ट विंग है, किसी का सोचने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। तो मान लो इनके बीच में एक वो जो जेन्युइन बॉन्ड होता है वो तो यहाँ पे है नहीं। इस कारण से क्या होगा, यहाँ पे तुमको एक टर्म हमको देखने को मिलेगा आयाराम गयाराम का। अब देखो इसके पीछे का कहानी क्या है। द एक्सप्रेशन आयाराम गयाराम बिकेम पॉपुलर इन पॉलिटिकल वोकेबुलरी इन इंडिया टू डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीक्वेंट फ्लोर क्रॉसिंग बाय लेजिस्लेटर। देखो आयाराम गयाराम का जो टर्म है ये कब पॉपुलर होता है, जब कोई एक आदमी है, उसका नाम इसमें दिया होगा, गयालाल उसका नाम है, वो क्या करता है, एक ही दिन में बहुत सारे पार्टी को छोड़कर इधर से उधर करेगा, वो उसी के बाद ये क्या हो जाएगा, टर्म यहाँ पे फेमस हो जाएगा। तो देखो क्या है, literally translated the term meant Ram came and Ram went. The expression originated in an amazing feat of floor crossing achieved by Gaya Lal, an MLA in Haryana in 1967. He changed his party thrice in 4 nights from Congress to United Front, back to Congress, and then within 9 hours to the United Front again. It was said that when Gaya Lal declared his intention to quit the United Front and join Congress, the Congress leader Rao Birender Singh brought him to Chandigarh press and declared Gaya Ram was now Aya Ram. अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक आदमी है हरियाणा में, वो एमएलए बनता है, उसका क्या नाम है, गयालाल। ये 67 चुनाव का है। ये क्या करेगा, तीन पार्टी को एक ही दिन के अंदर में क्या करेगा, इधर से उधर 3 बार इधर से उधर हो जाएंगे। देखो ये यहाँ पे इलेक्ट हुए रहते हैं, किससे, तो कांग्रेस से इलेक्ट होंगे। कांग्रेस से किसके पास जाएंगे, यूनाइटेड फ्रंट, यानी जो अपोजिशन पार्टी है उनके पास। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यूनाइटेड फ्रंट से फिर किसके पास आएंगे, ये कांग्रेस के पास। फिर 9 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, ये कांग्रेस से फिर कहां चल जाएंगे, यूनाइटेड फ्रंट के पास। अब देखो यहाँ यहीं पे, अब जब ये दोबारा यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस के पास जब ये तीसरी बार आ रहे थे, तो जो कांग्रेस के लीडर है, गुड़गांव के ही है, राव बीरेंद्र सिंह, अभी बीजेपी में ये है, ये क्या करते हैं, ये चंडीगढ़ में एक प्रेस बुलाते हैं और वहां पे क्या बोलते हैं कि जो गया राम था वो अब क्या है, आया राम है। यानी उस एक टाइम पर ये चला गया था और क्या फिर से हमारे में आ रहा है। तो उस समय ये क्या हुआ, ये टर्म तुम्हारा यहाँ पे निकला है। तो अब देखो यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे नहीं बताया है, आगे मैं बता रहा हूँ। इसी सब को रोकने के लिए आगे क्या किया जाएगा, इंडिया में एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आया जाएगा, जिसमें बोला जाएगा कि अगर किसी पार्टी लेजिस्लेटर को पार्टी को छोड़ना है, जो प्रेजेंट वाला एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसमें क्या है, कम से कम पार्टी के 2/3 मेंबर क्या होने चेंज करने पड़ेंगे। मतलब तभी क्या उनका डिफेक्शन, उनका मतलब उनका मेंबरशिप एमएलए का या फिर एमपी का नहीं लॉस होगा। अगर 2/3 से कम मेंबर है तो क्या हो जाएगा, उन लोग का जो पार्टी का मेंबरशिप या फिर एमएलए एमपी थे, वो उनको फिर से वहां पे उस एरिया में इलेक्शन होगा, जो जीत रखे तो अमान्य हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्प्लिट इन द कांग्रेस। वी सॉ दैट आफ्टर द 67 इलेक्शन द कांग्रेस रिटेन पावर एट द सेंटर बट रिड्यूस मेजॉरिटी एंड लॉस पावर इन मेनी स्टेट। जैसे कि हम लोग देखे 67 के इलेक्शन में क्या है, कांग्रेस कैसे भी करके सेंट्रल लेवल पे अपना सरकार बचाने में मदद करेगी, उसको कम, क्योंकि उसको सीट बहुत कम मिला रहता है उसके। और हम लोग क्या देखे कि बहुत सारे स्टेट में, टोटल 9 ऐसे स्टेट में क्या कांग्रेस अपना चुनाव हार जाएगी। More importantly, the result proved that the Congress could be defeated at election, but there was no substitute as yet. Most non-Congress coalition government in the state did not survive for long. They lost majority and either new combination of form or president rule had to be imposed. अब देखो क्या बोला जा रहा है। 67 का इलेक्शन सबसे पहले लोगों को क्या सिखाता है कि कांग्रेस भी चुनाव हार सकती है, पर अभी भी कांग्रेस का एक कोई मजबूत जो विकल्प होता है, जो मेन अपोजिशन होता है, अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने सारे पार्टी मिलकर यहाँ पे क्या किए, गवर्नमेंट बनाए, तो उनके बीच डिफरेंसेस है। तो क्या होगा, बहुत सारे जो कोलिशन गवर्नमेंट था बहुत सारे स्टेट में गिरेगा, चल नहीं पाएगा। कुछ क्या करेंगे, कांग्रेस के साथ ही बाद में जुड़ के सरकार बना लेंगे, या फिर कुछ क्या करेंगे, कुछ को हटा देंगे, या फिर कुछ स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। तो ये कुछ तुम्हारा उस समय का सिनेरियो था। अब देखो यहाँ पे है इंदिरा आवास सिंडिकेट। अब सिंडिकेट कौन है, यहाँ पे जो पार्टी के टॉप लीडर है, जो कांग्रेस को यहाँ जो इंदिरा गांधी को उस समय प्राइम मिनिस्टर बनाए रहते हैं, कब 66 में। उससे पहले क्या है यहाँ पे, के कामराज के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। लोग कांग्रेस के एक टाइम पे प्रेसिडेंट थे। क्या है, 1903 में डेट ऑफ बर्थ था, 1975 में मर गए। फ्रीडम फाइटर एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट दोनों जानते हैं लोग। चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास, एक टाइम तक मद्रास के क्या थे, ये मुख्यमंत्री भी थे। हैविंग सफर्ड एजुकेशनल डिप्रिवेशन मेड एफर्ट्स टू स्प्रेड एजुकेशन इन मद्रास प्रोविंस। इनको बचपन में मतलब जो पढ़ाई लिखाई करते हैं इनको आसानी से मिल नहीं पाता है, बहुत उसका कमी रहता है। तो क्या करेंगे, जो महाराष्ट्र प्रोविंस है यानी स्टेट है प्रेजेंट तमिलनाडु, वहां पे एजुकेशन के फैलाने में इनका बहुत बड़ा रोल माना जाता है।
यही कामराज थे जो वहां पे मतलब हिंदी का प्रमोशन भी करना चाहते थे, तो इन्हीं के अगेंस्ट में जो एंटी हिंदी जो मूवमेंट चला था, और उसके बाद वहां पे डीएमके का जो राइज होता है वो भी इन्हीं टाइम पीरियड का है। इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन इन 1963 ही प्रपोज दैट ऑल सीनियर कांग्रेसमैन शुड रिजाइन फ्रॉम ऑफिस टू मेक वे फॉर यंगर पार्टी वर्कर। दिस प्रपोजल इज फेमसली नोन एज कामराज प्लान। देखो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कामराज प्लान क्या है, तो कामराज प्लान क्या है यहाँ पे कि जो कांग्रेस पार्टी ये 63 में के कामराज दिए थे, उसमें था कि कांग्रेस पार्टी के जो अब बुजुर्ग नेता हो गए उनको क्या करना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए, और जो यंग लीडर है उनको क्या यहाँ पे जगह देना चाहिए। फिर क्या है, मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस करने वाले यही है अपने स्टेट में। उसके बाद क्या है 63 में ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बस हो गया इनका इतना ही। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट। द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम आउट नॉट फ्रॉम अपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ऑन party. She had to deal with the syndicate, a group of powerful and influential leader from within the Congress. देखो इंदिरा गांधी को मेन ऑपोजिशन पार्टी से नहीं मिलता है, किससे मिलता है, अपने ही पार्टी के लोगों के द्वारा मिलता है जो। और ये सिंडिकेट कौन है, जो कांग्रेस पार्टी के बहुत इन्फ्लुएंसर बड़े और जो ताकतवर क्या है, लीडर है। अब देखो यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं लोग क्या, द कांग्रेस सिंडिकेट। सिंडिकेट वाज इनफॉर्मल नेम गिवन टू द कांग्रेस लीडर हु वर इन कंट्रोल ऑफ द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज लेड बाय के कामराज, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एंड देन द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। देखो सिंडिकेट क्या है, इनफॉर्मल नेम दिया गया है किसके, किनको, जो कांग्रेस के वैसे लीडर है जिनके पास कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन पे क्या है, पकड़ है। ऑर्गेनाइजेशन क्या, जो पार्टी के मेन वर्कर है, जो ग्राउंड लेवल पे रियल आदमी रहता है लोग पार्टी के लिए, उन पे किनका पकड़ है, इन लोगों का है। तो इन्हीं को क्या बोला जा रहा है, सिंडिकेट। और ये इसको लेड कौन किया जा रहा है, सिंडिकेट को, के कामराज के द्वारा। तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिर आगे कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हैं। इट इंक्लूडेड पावरफुल स्टेट लीडर राइट एस के पाटिल ऑफ बॉम्बे, लेटर नेम एज मुंबई, एस निंगलप्पा ऑफ द मैसूर, लेटर कर्नाटका, एन संजीवा रेड्डी ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अतुल्य घोष ऑफ द वेस्ट बंगाल। इस सिंडिकेट में और भी कुछ कांग्रेस पार्टी के इंपॉर्टेंट लीडर है, उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, both Lal Bahadur Shastri and later Indira Gandhi on their position to support received from the syndicate. This group had a decisive say in Indira Gandhi first Council of Minister and also policy formation and implementation. देखो यही सिंडिकेट क्या करेगा, पहले लाल बहादुर शास्त्री को, फिर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इन्हीं का रोल रहेगा। और इंदिरा गांधी का जो पहला कैबिनेट रहता है, यानी जो 66 में बनती है, उसमें मेन जो ये सिंडिकेट के लोग चाहते थे इसमें कौन कौन कैबिनेट मिनिस्टर बने, उनमें इनका बड़ा से रहता है। दिस ग्रुप हैड अ डिसिसिव से इन इंदिरा गांधी हो चुका। उसके बाद क्या है, आफ्टर द कांग्रेस स्प्लिट द लीडर ऑफ द सिंडिकेट एंड हुज ओइंग allegiance to them stayed with the Congress since it was Indira Gandhi Congress that won the test of popularity. All these big and powerful men of the Indian politics lost their power and prestige after 1971. देखो कांग्रेस दो भाग में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कांग्रेस के ओल्ड लीडर के साथ जो उनके साथ है वो कौन है, कांग्रेस ओ है। और जो कांग्रेस इंदिरा गांधी का जो कांग्रेस है वो क्या है, कांग्रेस आर है। और इसी को पावर भी मिलता है। और आगे चल के कांग्रेस ओ है, जो पुराने लीडर के जो कांग्रेस है वो क्या हो जाएगा, 71 इलेक्शन का रिजल्ट आएगा और उसमें ऐसा परिणाम आएगा कि उन लोग का जो इन्फ्लुएंस था इंडियन पॉलिटिक्स में वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। The syndicate play a role in the installation of Indira Gandhi as the Prime Minister by ensuring her election as the leader of parliamentary party. देखो इसी सिंडिकेट का रोल था कि इंदिरा गांधी को पार्टी का पार्लियामेंट्री, जो मैं बोला था एमपी क्या करेंगे, चूज करेंगे पहले पार्लियामेंट्री लीडर को, उसके बाद वहीं क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो उनको इसमें चुनने में किसका बड़ा रोल था, इन्हीं लोग का था। दिस लीडर एक्सपेक्टेड इंदिरा गांधी टू फॉलो अटेम्प्ट टू this leader expected that Indira Gandhi to follow their advice gradually. However, Indira Gandhi attempt to assert her position within the Congress and all the party. She chose her trusted group of advisors from outside the party. Slowly and carefully she sidelined the syndicate. देखो इनको क्या लगता है, इंदिरा गांधी इनके हिसाब से चलेगी, इंदिरा गांधी पहले इनके हिसाब से चलती है, फिर इंदिरा गांधी क्या करेगी यहाँ पे कि अपने जो भरोसेमंद आदमी थे, जो पार्टी के बाहर के लोग थे, उनको पार्टी में लेकर आएगी। और जो सिंडिकेट है, जो पुराने कांग्रेस के लीडर हैं, उनको क्या कर दिया जाएगा, साइडलाइन कर दिया जाएगा। Indira Gandhi thus faced two challenges. She needed to build her independence from the syndicate. She also need to work towards realigning the ground that the Congress had lost in 67 election. अब देखो इंदिरा गांधी के सामने 67 इलेक्शन के सामने क्या है, दो बड़ा सवाल है। पहला क्या सवाल है यहाँ पे इंदिरा गांधी के सामने, इंदिरा गांधी के सामने ये सवाल है कि हमको अपना रेलेवेंस यहाँ पे पॉलिटिक्स में दिखाना है, यानी जो ओल्ड लीडर, जो कांग्रेस के सिंडिकेट वाले ओल्ड लीडर हैं, उनसे अलग होकर मुझे अपना पहचान बनाना है। और दूसरा क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, दूसरा ये बोला जा रहा है
कि जो 67 के इलेक्शन में कांग्रेस का इतना बुरा परफॉर्मेंस था वैसा हमको दोबारा नहीं होने देना है। जो कांग्रेस अपना सीट हारी है, हम लोग का जो पहला डोमिनेंस था वैसा हमको क्या दोबारा से फिर उस चीज को लेकर आना है। Indira Gandhi adopted a very bold strategy. She converted a simple power struggle into an ideological struggle. She launched a series of initiatives to give the government policy a left orientation. She got the Congress Working Committee to adopt 10 points program in May 1967. The program included social control of banks, nationalization of general insurance, ceiling of on urban property and income, public distribution of foods, grains and land reform, and a provision of house sites to the rural poor. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंदिरा गांधी क्या करेगी यहाँ पे, एक बहुत बोल्ड स्टेप लेगी। बोल्ड स्टेप उनका क्या है इंदिरा गांधी का, यहाँ पे देखो बताया गया जो कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी काम करने का तरीका नहीं था, वो क्या करेगी, जो लेफ्ट विंग वालों का जो काम करने का था उनके चीज को अपने में अपना लेगी। उसी को क्या बोला जाएगा यहाँ पे, 10 पॉइंट प्रोग्राम बोला जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी अडॉप्ट करेगी तुम्हारा कब, इंपॉर्टेंट है सीयूटी के लिए, मई 1967 में 10 पॉइंट प्रोग्राम। इसमें क्या क्या है कि तुमको नेशनलाइज किया जाएगा किसको, बैंक, ये सबको साथ में क्या किया जाएगा, अर्बन प्रॉपर्टी सीलिंग लगाया जाएगा। यानी जो तुम्हारा अर्बन एरिया है, एक उस एरिया में एक आदमी कितना से मतलब मैक्सिमम कितना जमीन रख सकता है, उस पर एक सीलिंग लगाया जाएगा। फिर क्या है, उसके साथ में इनकम सीलिंग लगाया जाएगा और क्या किया जाएगा, पब्लिक रिडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा फूड ग्रेन्स का, यानी जो तुमको अनाज मतलब मिलता है लोगों को, ये कब शुरू किया जा रहा है, तब शुरू किया जा रहा है। उसके बाद क्या है, लैंड रिफॉर्म लेकर आया जाएगा। फिर होगा तुमको जिनके पास घर नहीं है, जो रूरल एरिया में, गांव के एरिया में गरीब लोग हैं, उनको क्या घर देने का भी काम किया जाएगा। While the syndicate leader formally approved this left wing program, they had a serious reservation about the same। देखो ये जो कांग्रेस के जो पुराने लीडर है, इसको मान तो जाते हैं लेफ्ट विंग का, लेफ्ट आइडियोलॉजी का जो प्रोग्राम रहता है, पर इनको इससे दिक्कत भी रहता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969, इन the factional rivalry between the syndicate and the Indira Gandhi came to open in 1969. Following President Zakir Hussain died, the post president of India felt vacant that year. Despite Mr. Gandhi's reservation that the syndicate managed to nominate her long-term opponent and then Speaker of Lok Sabha, N. Sanjeeva Reddy, as the official Congress candidate for ensuring presidential election. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंदिरा गांधी और जो सिंडिकेट है उसका जो एक दूसरे से लड़ाई रहता है, फाइनली सामने कब आ जाता है, जब 69 में इंडिया के उस समय प्रेसिडेंट रहते हैं, उनका क्या नाम है, जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मृत्यु हो जाएगा। तो अब प्रेसिडेंशियल पोस्ट क्या हो गया, यहाँ पे खाली हो गया। तो अब खाली हो गया तो कोई ना कोई तो यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट इंडिया का बनेगा। तो उसमें क्या होता है, इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि इंदिरा गांधी चाहती थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक ही कैंडिडेट खड़ा किया जाए और वो क्या हो, उनके पसंद का हो। पर यहाँ पे देखो जो सिंडिकेट के लोग हैं, यानी जो कांग्रेस के इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं, वो क्या करेंगे, इंदिरा गांधी के अपोनेंट जो रहते हैं उन्हीं के पार्टी में, और उस समय लोकसभा के स्पीकर रहते हैं, उनका क्या नाम है, एन संजीवा रेड्डी, उनको क्या कर दिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर दिया जाएगा। अभी इससे क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा इससे आएगा गुस्सा। तो इंदिरा गांधी क्या करेगी, इसके बदले उस समय इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, उनका क्या नाम है, वीवी गिरी। वीवी गिरी क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अब देखो यहाँ पे कांग्रेस, इंदिरा गांधी किस पार्टी की है, कांग्रेस, उसके लीडर कौन यहाँ पे हो रहे हैं, एन संजीवा रेड्डी, पर वो इंदिरा गांधी के पसंद के नहीं है, उनसे इंदिरा गांधी के क्या है, दुश्मनी है। तो इंदिरा गांधी क्या करेगी, उस समय भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं वीवी गिरी, उनको क्या बोलेगी कि तुम इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल कर दो, मतलब किसी पार्टी से नहीं, इंडिपेंडेंटली फाइल कर दो। तो शी ऑल्सो अनाउंस सेवरल बिग एंड पॉपुलर पॉलिसी मेजर्स लाइक नेशनलाइजेशन ऑफ 14 leading private banks and the abolition of privy purse और स्पेशल प्रिविलेज गिवन टू द फॉर्मर प्रिंसेस। देखो वही पहले मैं बता दिया हूं कि इंदिरा गांधी क्या करेगी, 14 प्राइवेट बैंक रहते हैं उसको क्या कर देगी, नेशनलाइज कर लेगी, यानी गवर्नमेंट के अंडर में आप क्या हो जाएगा, बैंक आ जाएगा। और वहां पे जो प्रिंसली स्टेट के जो प्रिंसेस थे, उनको जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिला जाता था, प्रीवी पर्स, उसको भी क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे अबॉलिश करने का बात रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, मुरारजी देसाई वॉज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड
finance minister on the both and above issue serious differences emerged between him and prime minister resulting in Desai leaving the government। अब देखो जो इंदिरा गांधी के टाइम पे इंडिया के वाइस प्राइम मिनिस्टर है कौन, मोरारजी देसाई, उनको इन दोनों चीजों पे दिक्कत रहता है क्या, एक तो प्रीवी पर्स वाले इशू पे और एक जो 14 बैंक को नेशनलाइज कर दिया जा रहा है उस पे। वो क्या करते हैं इस कारण से इस पे अपना इंडिफरेंस बताते हैं इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी इनका बात नहीं मानती है तो क्या कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से ये रिजाइन कर देंगे, गवर्नमेंट से अपना में इनका जो रोल रहता है उसको छोड़कर बाहर आ जाएंगे। देखो आगे बढ़े उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक बार वीवी गिरी के बारे में पढ़ लें। वीवी गिरी डेट ऑफ बर्थ 1894, कब तक जिंदा है 1980, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब से कब तक 69 to 74, कांग्रेस वर्कर थे, लेबर लीडर थे, कहां से, आंध्र प्रदेश से, और इंडिया हाई कमिश्नर थे कहां, सिलोन यानी प्रेसिडेंट श्रीलंका, इंडिया की तरफ से हाई कमिश्नर भी थे, लेबर पार्टी मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट। आगे क्या है, लेबर मिनिस्टर क्या थे जब उस समय, ये एक टाइम पे ये इंडिया के लेबर मिनिस्टर भी थे। उसके बाद क्या है, यूपी के गवर्नर रह चुके हैं, केरला के, मैसूर यानी कर्नाटका के गवर्नर रह चुके हैं, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं कब से कब तक 67 to 69, और एक्टिंग प्रेसिडेंट कब तक थे ये, जब तक जाकिर हुसैन जब तक न्यू पोस्ट का चुनाव नहीं हो गया था। तो आगे जब चुनाव होगा तो यही जीत जाएंगे और यहीं फिर से प्रेसिडेंट्स का भी पोस्ट ये अपना लेंगे। अब देखो क्या दिया है, डिजाइन एंड कंसिस्टेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और रिसीव सपोर्ट फ्रॉम इंदिरा गांधी फॉर हिज इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। अब देखो क्या है, कांग्रेस हैड सीन डिफरेंसेस ऑफ दिस काइंड इन द पास्ट बट दिस टाइम बोथ पार्टीज वांटेड अ शोडाउन व्हिच कुड टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। The then Congress President S. Ningalappa issued whip asking all Congress MP and MLA to vote in favor of Sanjeeva Reddy, the official candidate of the party। अब देखो ऐसा नहीं है कांग्रेस में इंडिफरेंस पहली बार आया है, ऐसा इंडिफरेंस पहले भी बहुत बार आ चुका था। पर मैं पहले चैप्टर में क्या बता रखा हूं और चैप्टर सेकंड में क्या बताया हूं, डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस में, कि कांग्रेस क्या करती थी उसको मैनेज कर लेती थी, पर वो कांग्रेस अब बची नहीं है। अब क्या यहाँ पे कांग्रेस मैनेज नहीं कर पा रही है। अब जो कांग्रेस के जो आपस में लीडर थे यानी इंदिरा गांधी भी सोच ली थी और जो सिंडिकेट यानी जो बड़े लीडर थे वो भी क्या सोच लिए थे, इस बार तो फाइनल लड़ाई हो ही जाए, कौन जीत रहा है देख लिया जाए। तो यहाँ पे कांग्रेस के यहाँ पे कौन है, कांग्रेस के जो ऑफिशियल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट क्या नाम है, संजीवा रेड्डी। इनके फेवर में वोट देने के लिए जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहते हैं एस निजलिंगप्पा, ये क्या करते हैं, व्हिप इशू कर देते हैं। अब देखो व्हिप क्या होता है, व्हिप एक ऐसा टर्म होता है, अगर कोई भी पार्टी व्हिप इशू कर देगी और उसके अगेंस्ट में कोई जाकर वोट दे देगा तो एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा पार्टी मेंबरशिप से, और जो तुम्हारा एमएलए और एमपी का पोस्ट होता है उससे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो उस समय अभी एंटी डिफेक्शन लॉ आया नहीं है, फिर भी व्हिप का बात क्या होता है, मानना पड़ता है। व्हिप मतलब जो तुम्हारा पार्लियामेंट या फिर सेंट्रल असेंबली में जो तुम्हारा पार्टी का जो मेन लीडर होता है वही तुमको डायरेक्शन देता है कि जो एमएलए एमपी है वो किस दिशा में क्या करेंगे, काम करेंगे। तो देखो संजीवा रेड्डी को जिताने के लिए व्हिप इशू किया गया है, फिर भी देखो यहाँ पे क्या है, supporter of Indira Gandhi requestioned the special meeting of the AICC. This is why the faction came to be known as a requestionist. This was refused. After silently supporting VV Giri, Prime Minister openly called the consensus vote, which means that MP and MLA from the Congress should be free to vote the way they want to. The election ultimately resulted in the victory of VV Giri, the independent candidate, and the defeat of Sanjeeva Reddy, the official Congress candidate. अब देखो क्या है, कांग्रेस पार्टी व्हिप इशू कर दी है कि किसको वोट देना है, संजीवा रेड्डी को। पर यहाँ पे इंदिरा गांधी क्या करेगी, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली क्या बोल देंगी, पार्टी के जो भी मेंबर है अपने मन से, वो तो प्राइम मिनिस्टर है ना, पार्टी की तरफ से है, क्या बोलेंगी, अपने मन से जिसको यहाँ वोट देना है वो दे। तो इससे क्या होगा, कांग्रेस के जितने एमपी और एमएलए होते हैं वो मतलब वोट देंगे और कौन जीत जाएंगे, यहाँ पे जो वीवी गिरी है यानी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो जीत जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट ही चुनाव हार जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका सपोर्ट नहीं रहता है इंदिरा गांधी को, वो उसका दुश्मन रहता है। और यहाँ पे फाइनली कौन प्रेसिडेंट बन जाएंगे, यहाँ पे वीवी गिरी। अब यहाँ पे क्या है, द डिफीट ऑफ द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर्मलाइज द स्प्लिट इन द पार्टी, द कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्सपेल द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी, सी क्लेम दैट हर ग्रुप वाज द रियल कांग्रेस। बाय नवंबर 1969 द कांग्रेस ग्रुप लेड बाय सिंडिकेट केम टू बी रिफर्ड एज द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द ग्रुप लेड बाय इंदिरा गांधी टू बी कॉल्ड एज द कांग्रेस आर यानी रिक्वेशनिस्ट। दिस टू पार्टीज वर आल्सो डिस्क्राइब्ड एज द ओल्ड एंड न्यू कांग्रेस। इंदिरा गांधी प्रोजेक्टेड द स्प्लिट एज द आइडियोलॉजिकल डिवाइड बिटवीन सोशलिस्ट एंड कंजर्वेटिव, बिटवीन द प्रो पुअर एंड प्रो रिच। अब देखो इलेक्शन खत्म होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनली कांग्रेस पार्टी क्या हो जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इंदिरा गांधी का अपना अलग सोचा है, जो सिंडिकेट है उनका अपना अलग है, और जो सिंडिकेट लीड करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोग कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं कांग्रेस हो, और जो इंदिरा गांधी क्या है उसको हम लोग जानेंगे लोग कांग्रेस आर से। आगे यहाँ पे क्या है,
और डिफरेंस इंदिरा गांधी इस चीज को क्या देती है, एक ओल्ड कांग्रेस है यानी जो उनका है, और ये क्या है, एक न्यू कांग्रेस है। इंदिरा गांधी ये भी क्लेम करती है कि इनमें से जो ओरिजिनल कांग्रेस है वो किसका है, मेरा है। उसके बाद देखो और यहाँ पे क्या बोला गया, इंदिरा गांधी ये बोलती है कि जो मेरा कांग्रेस है वो क्या है, प्रो पुअर है, और क्या है, सोशलिस्ट कांग्रेस है, जनता के भलाई के लिए काम करेगा। और जो वो कांग्रेस है वो कौन सी कांग्रेस है, वो कंजर्वेटिव है, और क्या है, वो प्रो रिच है। प्रीवी पर्स के बारे में बता दिया, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, एक बार तुम लोग देख लेना सब इसके बारे में, ठीक है। द 1971 इलेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। मुझे लगता है चैप्टर खत्म होगा, दो तीन ड्राइंग भी तो है इसमें इतना सारा, बात ये है इसीलिए दिख रहा है ऐसे। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, अब 67 का इलेक्शन हम लोग देख लिए, उसके बाद 69 का देखे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसके बाद क्या हुआ कांग्रेस में वो देख लिए लोग। अब क्या होगा, 71 का इलेक्शन होगा। द स्प्लिट इन द कांग्रेस रिड्यूस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टू अ माइनॉरिटी, येट हर गवर्नमेंट कंटिन्यू इन ऑफिस विद द एश्योरेंस बेस्ड सपोर्ट फ्रॉम द अदर पार्टीज इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड डीएमके। देखो अब कांग्रेस दो भाग में डिवाइड हो गई है, कांग्रेस और कांग्रेस आर। इंदिरा गांधी का है कांग्रेस आर, तो कांग्रेस आर के पास गवर्नमेंट बनाने का यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं है, पर ये कांग्रेस आर को सपोर्ट किससे मिल जाएगा, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, और जो डीएमके उसके जो एमपी जीते रहते हैं वो क्या करेंगे, सपोर्ट कर देंगे। During this period, the government made conscientious attempt to project its socialist credential. This was also a phrase when the Indira Gandhi vigorously campaigned for implementing the existing land reform law and undertook further land ceiling legislation in order to end her dependence on political parties, strengthen her party position in the parliament, and seek a popular mandate of her program. Indira Gandhi government recommended the dissolution of Lok Sabha in December 1970, and this was another surprising and bold move. The fifth general election of the Lok Sabha were held in February 1971. अब देखो इसका कहानी क्या है। इंदिरा गांधी के पास मेजॉरिटी है नहीं, इंदिरा गांधी जिस हिसाब से काम करना चाहती है वो नहीं कर पाएंगी, तो इंदिरा गांधी अपने आप को लोगों के सामने कैसे प्रोजेक्ट करेगी कि मैं सोशलिस्ट लीडर हूं, यानी मैं किसके लिए काम करूंगी, लोगों के भलाव के लिए, लोगों के भलाई के लिए, और जो समाज के भलाई के लिए मैं क्या करूंगी, काम करूंगी। तो इसमें क्या करेंगी इंदिरा गांधी इसमें ये बोलेंगी कि मैं जब अगर मेरा दोबारा से यहाँ पे सरकार बनेगा तो मैं यहाँ पे लैंड रिफॉर्म लाऊंगी जो पहले से बचा हुआ है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो लैंड सीलिंग अभी लगाया गया इसको मैं और ज्यादा लगा दूंगी, और जिनके पास ज्यादा लैंड है उनसे लैंड लेकर मैं किसको दूंगी, गरीबों को दूंगी। यानी इंदिरा गांधी अपने आप को क्या दिखा रही है कि मैं किसके लिए काम करूंगी, गरीबों के लिए। तो ये सब करने के बाद इंदिरा गांधी फाइनली क्या कर देंगी, तुमको जो तुम्हारा लोकसभा का टेन्योर कब खत्म होता, 72 में, पर इंदिरा गांधी फरवरी 1970 में ही क्या कर देगी, लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगी, और इलेक्शन हेल्ड होगा हमारा नेक्स्ट 5th जनरल इलेक्शन कब होगा, फरवरी 1971 में। अब देखो इसमें क्या है, the context, the electoral context appeared to be loaded against Congress R. After all, the new Congress was just one faction of an already weak party. Everyone believed that the real organizational strength of the Congress party was under the command of Congress O. To make matter worse for Indira, all the major non-communist and non-Congress opposition parties form an electoral alliance known as the Grand Alliance. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टी 67 इलेक्शन में बहुत कमजोर पड़ गई है। अब वही कमजोर कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है, दो डिवीजन हो रहा है। एक जो तुमको सिंडिकेट है वो किसको लीड कर रहे हैं, कांग्रेस ओ को, और एक इंदिरा गांधी का है वो क्या है, कांग्रेस आर है। अब देखो यहाँ पे लोगों को क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी पहले से कमजोर है, कांग्रेस में दो डिवाइड हो रखा है, उसके बाद अपोजिशन पहले से स्ट्रांग है, तो यहाँ पे लोगों को लगता है कि इस बार तो मतलब जीतना चुनाव मतलब असंभव ही है। एक रीजन ये है इंदिरा गांधी के लिए चुनाव असंभव है, क्यों, क्योंकि लोगों का ऐसा क्या नाम था, जो कांग्रेस ओ है यानी सिंडिकेट है उसके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, इंदिरा गांधी के पास नहीं है वो। क्यों, क्योंकि उस वर्कर किसके साथ जुड़े हुए हैं, जो पुराने लीडर हैं उनके साथ। अब साथ में देखो क्या होता है, जैसे ही ये लोग अलग होगा कांग्रेस का, तो मैं बताया था कि कम्युनिस्ट पार्टी क्या कर देगी, सपोर्ट कर देगी, और साथ में डीएमके। तो जो नॉन कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी क्या कर देंगी, इंदिरा गांधी के खिलाफ एक अलायंस बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे लोग, उसका क्या नाम है, द ग्रैंड अलायंस। इसमें कौन कौन है, देखो द संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी एंड द भारतीय क्रांति दल बीकेडी चौधरी चरण सिंह के द्वारा लीड किया जाता है, आगे चल के देश के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। देखो केम टुगेदर अंडर दिस अम्ब्रेला द रूलिंग पार्टी एंड अलायंस विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इतना ये लोग मिलके क्या करेगा लोग, तुमको ग्रैंड अलायंस बनाएगा लोग, और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है इससे पहले हर चुनाव में जो कांग्रेस के विरोध में लड़ी रहती है वो क्या करेगी, इस बार कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी। अब देखो आगे क्या हो रहा है, हाँ
अब देखो क्या है, yet the new Congress had something that its big opponent lacked. It had an issue, an agenda, and a positive slogan. The Grand Alliance did not have a coherent political program. Indira Gandhi said that the opposition alliance had only one common program: Indra Hatao, remove Indra. In contrast to this, she put forward a positive program captured in the famous slogan "Garibi Hatao, remove poverty." अब देखो यहाँ पे क्या है, कांग्रेस इतना कमजोर है, पर जो इंदिरा गांधी का कांग्रेस है उसके पास क्या है, एक इशू है, वो किस इशू पे चुनाव लड़ रही है, एक एजेंडा है, और एक उसके पास पॉजिटिव स्लोगन है किस चीज का, गरीबी हटाओ का। वहीं जो ग्रैंड अलायंस है उनके पास एक तुम्हारा जो उनके बीच का जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग होता है वो है नहीं, उनके पास कोई इशू है नहीं। तो वहीं इंदिरा गांधी इस चीज का फायदा उठाती है और क्या बोलती है कि इनका एक ही मकसद है अपोजिशन वालों का कि क्या, इंदिरा हटाओ। जैसे अभी प्रेजेंट में मोदी जी क्या बोलते हैं कि इनके पास कोई इशू नहीं है, इनके पास सिर्फ एक ही इशू है, किस चीज का इशू है कि कैसे ही मोदी को हटाना है, इसलिए सब क्या करो एक साथ आ जाओ। तो उस समय क्या था, ये इंदिरा गांधी के साथ था। तो वहीं इंदिरा गांधी क्या बोलती है, पर मेरा क्या विजन है, मेरा है कि मैं क्या करूंगी, आऊंगी तो गरीबी हटाऊंगी। उसके बाद देखो क्या, सी फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर, इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन रूरल लैंड होल्डिंग एंड अर्बन प्रॉपर्टी, रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटी एंड एबोलिशन ऑफ प्रिंसली प्रिविलेज थ्रो गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ट्राई टू जनरेट अ सपोर्ट बेस अमंग द डिसएडवांटेज, स्पेशली अमंग द लैंडलेस लेबर, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, वुमेन एंड अनएम्प्लॉयड यूथ। अब देखो क्या है, इंदिरा गांधी क्या करेगी, इंदिरा गांधी का चुनाव इस चीज पे फोकस रहेगा, क्या बोलेंगी कि मैं आऊंगी तो पब्लिक सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, मैं जो लैंड होल्डिंग पे सीलिंग लगा रखी हूं मैं क्या करूंगी, रूरल अर्बन दोनों पे और ज्यादा बढ़ा दूंगी, जो तुम्हारा इनकम डिस्पैरिटीज है अमीर और गरीब के बीच में वो कम करूंगी। उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनको जो फायदा मिलता है वो भी, अब क्या मैं क्या चुनाव जीतूंगी तो क्या करूंगी, इसको भी हटा दूंगी। ये और उसके साथ इसके कारण इंदिरा गांधी किसका सपोर्ट लेना चाहती है, जो दलित है, आदिवासी है, माइनॉरिटीज है, वुमेन है और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है इनका। The slogan of Garibi Hatao and the programs that followed it were a part of Indira political strategy, building an independent national and political base support। अब ये सबसे क्या, इंदिरा गांधी का जो पॉलिटिकल बेस सपोर्ट बनाने का ये सब क्या है, एक तरीका है। अब देखो क्या आउटकम आएगा चुनाव का, मतलब क्या रिजल्ट आ रहा है। The outcome and after the result of the Lok Sabha election of 1971 and a dramatic as was the decision of to hold this election, the Congress R CPI won alliance more seats and more votes than Congress ever had won in the first 4 general election। अब देखो जितना अचंबा करने वाला डिसीजन था कि चुनाव पहले ही हो जाएगा, रिजल्ट भी वैसा ही आश्चर्यचकित आता है। क्या होता है, जो कांग्रेस आ रहे हैं यानी इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस है और उसके साथ सीपीआई जो चुनाव लड़ा रहता है, वो क्या करते हैं लोग, वो इतना ज्यादा सीट जीत जाएंगे लोग, जो कांग्रेस आज तक के अपने इतिहास में इतना सीट नहीं जीती रहती है पिछले 4 बार में। The combined won 375 सीट इन लोकसभा एंड सिक्योर्ड 48.4% वोट। दोनों मिलकर एक साथ कितना सीट जीतेगा लोग, 375, और कितना परसेंट वोट शेयर इनका रहेगा, 48.4। उसके बाद क्या, इंदिरा गांधी कांग्रेस आर वन सीट 352 विथ अबाउट 44% ऑफ द पॉपुलर वोट ऑन इट्स ऑन। देखो मिलाकर दोनों का टोटल सीट इतना है, पर कांग्रेस अपने दम पर कितना सीट जीत रही है, 352, और कांग्रेस का अपने दम पर वोट शेयर कितना है, 44%। Contrast this, the performance of the Congress are the party with so many stalwarts could get less than 1/4 of the vote secured by the Indira Gandhi party and win nearly 16 सीट। अब देखो जहां पे एक तरफ कांग्रेस वो में इतने बड़े गद्दार नेता है, वो क्या करेंगे, उन बहुत सारे चुनाव हार जाएंगे, वो कितना तुमको उनको कितना वोट शेयर मिलता है, जो कांग्रेस को वोट शेयर मिला रहता है उससे सिर्फ 1/10 उनको वोट शेयर मिलता है, और टोटल कितना सीट वो लोग जीत पाते हैं, सिर्फ 16, और वहां पे कांग्रेस 352। With this, the Congress party led by Indira Gandhi established its claim of being the real Congress and restored the dominant position in Indian politics। इससे क्या होगा, इंदिरा गांधी लोगों को क्या दिखा देंगी, असली कांग्रेस कौन है, हम है, और जो कांग्रेस का डोमिनेंस 67 इलेक्शन में गया रहता है वो फिर से क्या हो जाएगा, कायम हो जाएगा। The Grand Alliance of the opposition proved a grand failure. Their combined tally seat was less than 60। और जो उतना 4 पार्टी का बड़ा सा ग्रैंड अलायंस बना था वो क्या हो जाएगा, वो ग्रैंड फेलियर के रूप में आएगा। वो लोग मिलाकर टोटल कितना सीट जीत रहे हैं यहाँ पे, 60 से भी कम। अब देखो यहाँ पे क्या है, soon after the 71 लोकसभा इलेक्शन a major political and a military crisis broke out in the East Pakistan, now Bangladesh। As you have read in chapter 4, the 1977 war were followed by crisis in East Pakistan and Indo-Pakistan war leading to establishment of Bangladesh। देखो जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा 71 फरवरी में, 21 मार्च को मुजीबुर रहमान को क्या किया जाएगा, पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। वहां से इंडिया पाकिस्तान का वॉर का बात शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग बांग्लादेश के क्रिएशन का सपोर्ट कर देते हैं लोग। इंडिया पाकिस्तान दिसंबर मंथ में वहां पे एक वॉर लड़ेगा लोग, और उस वॉर का परिणाम क्या होगा कि एक बांग्लादेश नया देश बन के निकलेगा। ये सब हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं।
This event added the popularity of Indira Gandhi. Even the opposition leader admired her statesmanship. Her party swept through all the state assembly election held in 1972. देखो दिसंबर 71 में इंडिया क्या कर रहा है, पाकिस्तान को हरा दे रहा है। इससे क्या हो रहा है, इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ जा रहा है। अगर मान लो 70 में अगर तुम्हारा मान लो पार्लियामेंट डिसॉल्व नहीं हो रहा था तो तुम्हारा चुनाव कब होने वाला था रियल में, 72 में। तो स्टेट असेंबली तो डिसॉल्व नहीं हुआ था, सिर्फ तुम्हारा पार्लियामेंट हुआ था। तो अब 72 में क्या होगा, स्टेट असेंबली इलेक्शन होगा। जो 67 स्टेट असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी 9 राज्य में चुनाव हार जाती है, अब क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे कांग्रेस पूरे इंडिया में स्वीप कर देगी, सब स्टेट यहाँ पे जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि उसी समय इंडिया पाकिस्तान को हराई रहती है, तो उनका पॉपुलैरिटी क्या होता है, पीक पे रहता है। She was not only as the protector, she was not seen as only as the protector of the poor and underprivileged, but also as a strong nationalist leader. The opposition to her, either within her party or outside of it, simply did not matter. अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लोग इनको कैसे देखते थे कि ये सिर्फ गरीबों की रखवाली नहीं है या फिर जो अंडर प्रिविलेज है उनको, बट जो तुम्हारे यहाँ पे ये कैसी है, देश के लिए एक नेशनलिस्ट लीडर है, यानी जब देश का बात आएगा तो सबसे पहले ये खड़ा रहेंगी। और जो पार्टी के अंदर के लोग थे या पार्टी के बाहर के लोग थे या जो अपोजिशन थे वो क्या इनको एडमायर करते थे, यानी ये जो कर रखी थी उससे ये क्या थे, वो उस चीज का वो लोग तारीफ करते थे। आगे क्या है, विद 2 सक्सेसिव इलेक्शन विक्ट्रीज, वन एट सेंटर एंड अदर एट स्टेट लेवल, द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस वाज रीस्टोर। लगातार कांग्रेस 2 चुनाव जीत रही है, कांग्रेस का डोमिनेंस क्या है, फिर से बरकरार हो गया है। The Congress was now in power in almost all the state. It was also popular across different social sections. Within a span of 4 years, Indira Gandhi had warded off the challenge of her leadership and a dominant position of the Congress party. अब देखो इससे क्या होगा, इंदिरा गांधी 4 साल के अंदर क्या कर देगी, अब पहले तो कांग्रेस को एस्टेब्लिश कर देगी डोमिनेंट, कि कांग्रेस अभी भी एक डोमिनेंट फोर्स है और अपने आप को पार्टी में एक डोमिनेंट पोजीशन पे क्या कर देंगी, एस्टेब्लिश कर देंगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिस्टोरेशन। But it does not mean that the Congress system was restored. What Indira Gandhi had done was the revival of the old Congress party, was not the revival of the old Congress party. In many ways, she had reinvented the party. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो इंदिरा गांधी है, क्या सच में जो कांग्रेस का ओरिजिनल काम करने का तरीका था, सिस्टम था, उसको दोबारा से रीस्टोर कर पाई है? यहाँ पे बोला जा रहा है नहीं, वो क्या किया, कांग्रेस पार्टी को री इन्वेंट कर दिया। अब देखो यहाँ पे बताएगा कैसे री इन्वेंट किया है। कांग्रेस का अब न्यू वोट कौन बन जाएगा, अलग अलग सोशल कॉम्बिनेशन, माइनॉरिटीज, वुमेन, यूथ, ये सब गरीब जो है, ये इनके न्यू तुम्हारे वोट बन जाएंगे। देखो यहाँ पे बताया है, the party combined a similar position in terms of its popularity as in past, but it was a different kind of party. It relied entirely on the popularity of the supreme leader. It has somewhat weak organizational structure. This Congress party now did not have many factions, thus it could not accommodate all kind of opinions and interests. अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हम लोग जैसे पढ़े थे चैप्टर 2 डोमिनेंस ऑफ पार्टी कांग्रेस में, तो उसमें क्या था, कांग्रेस पार्टी में अलग अलग मतलब अलग अलग सोच के अलग अलग रोल है, लोग हैं। तो वहां पे मान लो अलग अलग सोच के अलग अलग लोग रहेंगे तो उनका अलग अलग थिंकिंग रहेगा किसी भी मैटर पे। तो अगर किसी ऑपोजिशन का कोई चीज रहेगा करवाने का, तो वो लोग किसके पास जाएंगे, उस सोच जैसा आदमी जो कांग्रेस में होगा उनके पास जाएंगे और अपना बात बताएंगे और क्या हो जाएगा, उससे वो लीडर आपस में बैठेगा, लोग बात करेगा, लोग क्या हो जाएगा, उनका बात मान लिया जाएगा। पर अब ये न्यू कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस का पॉपुलैरिटी किस पे डिपेंड करता है, एक इंदिरा गांधी है, वो सुप्रीम है, मेन है, उन पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है। पार्टी के पास अपना कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं बचा है, क्योंकि वो तो किसके साथ चला गया था, कांग्रेस ओ के साथ चला गया था, यानी इनके पास अपना कुछ है नहीं। This Congress party now did not have many factions. Okay. While it won election, it depend more on some social group, the poor, the women, Dalit, Adivasi and the minorities. This was a new Congress that has emerged. Thus, Indira Gandhi restored the Congress system by changing the nature of the Congress system itself. देखो इंदिरा गांधी कांग्रेस का सिस्टम जो पहले मतलब जो डोमिनेंस था वो तो मतलब बरकरार कर देंगी, पर इसमें क्या रहेगा, इसमें ये न्यू अलग अलग फैक्टर को लेकर आएंगी, इनके चुनाव जितवाने में हेल्प करेगा, जैसे वुमेन, दलित, आदिवासी और जो माइनॉरिटीज हैं वो हैं। Despite being more popular, the new Congress did not have all kind of capacity to absorb all tension and conflict. The Congress system was known for. देखो पुराना कांग्रेस सिस्टम क्या था कि पार्टी में कितना भी मतभेद हो या फिर कोई भी लड़ाई हो, क्या कांग्रेस अब मैनेज कर लेता था। पर ये जो न्यू सिस्टम है
इसमें कांग्रेस नहीं मैनेज कर पा रहा है, भले कांग्रेस अपने पॉपुलैरिटी के पीक पर है फिर भी नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे लोग कि कैसे एक एक करके तुम लोग देखना क्या होगा। जिसके बाद नवनिर्माण आंदोलन गुजरात में शुरू होगा, बिहार में उधर तुमको पटना यूनिवर्सिटी के जो छात्र नेता रहते हैं लालू यादव, ये लोग क्या वहां पे मूवमेंट शुरू कर देगा लोग। उसके अलावा इंदिरा गांधी की जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया रहता है वो सब से देखना कैसे फ्रस्ट्रेशन हो कि इंदिरा गांधी, अब देखो इंदिरा गांधी सब चीज को सह नहीं पाएंगे, जिस कारण से नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या होगा। While the Congress consolidated its position and Indira Gandhi assumed a position of unprecedented political authority, the space for democratic expression of people aspiration actually shrunk। अब देखो कांग्रेस, इंदिरा गांधी क्या की है, अपने आप को एक पॉलिटिकल अथॉरिटी के रूप में एस्टेब्लिश कर ली है, पर यहाँ पे डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन का अब कोई जगह मतलब कम होते जा रहा है, नहीं बच रहा है। कोई उनको क्रिटिसाइज करने वाला उनके पॉलिसी को लेकर यहाँ पे पार्टी के बीच में नहीं बच रहा है। The popular unrest and mobilization around the issue of development and economic depression continue to grow. In next chapter, you will read about this to lead to a political crisis that threatens the very existence of the constitutional democracy in the country. अब देखो यहाँ पे मूवी है, मूवी का क्या नाम है, जंजीर। इसका कहानी नहीं बताऊंगा, यहाँ पे तुम लोग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये है, ये कब बना है 1973 में। डायरेक्टर कौन है, प्रकाश मेहरा। स्क्रीन प्ले कौन है, सलीम खान और जावेद अख्तर। कास्ट किसका है, अमिताभ बच्चन का, अजीत, जया बहादुरी और प्रण। अभी देखो यहाँ पे सलीम खान हुआ है, सलमान खान के पापा है, मतलब नाम याद रहेगा, इसीलिए एग्जाम में मैं कॉन्टेक्स्ट बता दिया हूँ ताकि तुम लोग याद रखें इस चीज को। तो यही इसमें बता रखा है कि हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे लोग कि जो तुम्हारा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी था, इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारा के बाद भी, इंदिरा गांधी के नारा के बाद भी क्या बढ़ ही जा रहा है। तो इंदिरा गांधी इस सब चीज को सह नहीं पाएगी और आगे चल के जो तुमको एक एक करके इवेंट होगा वो कैसे लीड करके हम लोग को क्या डेमोक्रेसी के लिए खतरा हमारे सामने बनकर आएगा। और जब सबसे पहले यहाँ पे क्या इमरजेंसी को यहाँ पे क्या किया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे चार हम लोग मैच द फॉलोइंग कर ले रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एंटी कांग्रेसिज्म, एक टर्म कौन दिया था याद करो सब, जो तुम्हारे राम मनोहर लोहिया थे वो जो कांग्रेस के अपोनेंट के जितने थे वो, यानी यहाँ पे ऑप्शन होगा पार्टीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज पोजीशन कमिंग टुगेदर टू अपोज कांग्रेस एंड इट्स पॉलिसी, यानी डी में 3। फिर क्या है, स्लोगन क्या है, क्या होता है, नारा होता है। तो ये क्या है, अ कैची फ्रेज दैट अट्रैक्ट्स पब्लिक अटेंशन, ये। उसके बाद क्या है, डिफेक्शन क्या होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लिविंग पार्टी ऑन हुज टिकट सी हैज बीन इलेक्टेड। अब आखिरी क्या है, सिंडिकेट, अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर विद इन द कांग्रेस। ऐसे करके जो हमारा चैप्टर 5 है पॉलिटिकल साइंस का, इंडियन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स का, ये खत्म होता है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे लोग, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे लोग। इसके बाद हम लोग 71 के बाद का जो टाइम पीरियड रहता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग। आज के इस सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।